कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है साहब। तो आज के लेक्चर का हमारा गोल क्या है? आज के लेक्चर का गोल है हमारा होली पार्टी। अभी तो दिवाली की पार्टी होगी, होली पार्टी एपिसोड 2। होली पार्टी एपिसोड 2 बाद में आएगा, अभी नहीं है ना, अभी रिलीज होगा 1-2 लेक्चर बाद। चलो इधर देखो, आज का हमारा गोल है क्वेश्चन ऑन रॉकेट प्रॉब्लम, कनेक्टेड बॉडी मोशन। कनेक्टेड बॉडी मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ रस्सी से बांध के हम खींचते हैं। अब मान लो एक रामलाल तो था, उसको मैंने पकड़ के घसीटता हुआ जमीन पे ले गया। अब 2-3 रामलाल आ गए, है ना, 2-3 रामलाल बैठे हैं, अब सब पे गुस्सा आ गया मुझे। अब तो मैं अकेला एक ही को खींचूंगा, तो मैंने क्या किया कि रस्सी लाया बहुत सारा, और सारे रामलाल के पैर और पीछे वाले का हाथ, फिर दूसरे वाले का पैर, पीछे वाले का हाथ, सबको लिटा दिया और बांध दिया रस्सी से, और रस्सी पकड़ के मैं घसीटता हुआ नहीं आगे ले जा रहा हूं। तो इसी को हम कहते हैं कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। एंड पीएचडी इन पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में साहब हम पीएचडी करेंगे आज, है ना, पीएचडी करेंगे एकदम जोरदार तरीके से। जोरदार तरीके से हम इसमें क्या करेंगे? पीएचडी करेंगे, ठीक है। हाँ, फुजरी भी पीएचडी करेगा, बिल्कुल सही बात है, फुजरी भी पीएचडी करेगा। चलिए तो आगे हम चलते हैं। स्यूडो फोर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बेटा एक एक करके पढ़ते हैं। स्यूडो फोर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एकदम जोरदार तरीके से। पता है स्यूडो फोर्स में क्या होता है? बड़ी जोरदार कहानी है। रामलाल को उसके टीचर ने फेल कर दिया, एमआर ने नहीं, स्कूल के टीचर ने। अब रामलाल ने अपनी स्कूल के टीचर को चैलेंज कर दिया साहब कि मैं सही हूं, तो बहुत बवाल हुआ स्कूल में। अब तब जाके स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आया था। आपको पता है स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट किसने लाया है? रामलाल ने। स्यूडो फोर्स का नाम सुना है? ऐसा फोर्स जो होता नहीं है लगता है, इसको इन्वेंट खुद रामलाल ने किया है। अगली कहानी में इसका अगले लेक्चर में जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा, जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि रामलाल को उसके स्कूल के टीचर ने फेल कर दिया, और रामलाल को लग रहा नहीं वो सही है, लेकिन स्कूल के टीचर ने उसको फेल कर दिया साहब। रामलाल आ गया गुस्सा में, रामलाल बहुत गुस्से में आया, वो टीचर से लड़ गया। और टीचर से लड़ने का नतीजा ये हुआ कि टीचर और उसके बीच बहुत भारी डिस्कशन चला, और लास्ट में जाके और रामलाल ने तो न्यूटन को चैलेंज कर दिया। न्यूटन के लॉ को रामलाल ने गलत कर दिया। हालांकि ये मैंने पहले ही आउट कर दिया, हालांकि ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का प्लान था, लेकिन कई सारे बच्चे एक साथ पता नहीं कहां से आ गए थे, स्यूडो फोर्स लिख रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अरे बड़ी गजब कहानी हो गई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। रामलाल को स्कूल के टीचर ने फेल कर दिया, बताए क्यों? क्योंकि रामलाल ने न्यूटन का लॉ ही गलत प्रूव कर दिया था। रामलाल कहता है कि अगर किसी बॉडी पे बिना फोर्स के बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। अब बिना फोर्स के बॉडी कैसे एक्सेलरेट हो सकती है? न्यूटन ने तो ये बोला था किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तभी वो एक्सेलरेशन में आएगा, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तभी वो एक्सेलरेशन में आएगा। अब रामलाल कहते हैं नहीं, बिना फोर्स के ही मैं बॉडी को एक्सेलरेट करा के दिखा दूंगा। तो उसके स्कूल के टीचर ने रामलाल को फेल कर दिया। अरे यार तुम एक अलग कहानी में जीते हो, डेमो लेक्चर सर मौज कर दी। चल समझ गया, छोड़, चल सारा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया तुमने, सारा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया सर, डेमो लेक्चर में हम देख लिए। अरे यार कितना बढ़िया से मैं एक्टिंग करके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। चल छोड़, अब क्या बोलूं मैं, चल डेमो लेक्चर में देख लिया हमने। चल 800 kg रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ सो दैट एग्जॉस्ट स्पीड इज 1200 मीटर पर सेकंड। हालांकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा डेमो लेक्चर में, समझ कुछ नहीं आया होगा, समझ नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आ जाएगा, है ना। वो डेमो लेक्चर पता है कितनी पुरानी है? 1-1.5 साल पुरानी डेमो लेक्चर है। तुम्हें ऐसे चिपका दिया था मैंने। तुम्हें चिपकाया था कि नहीं चिपकाया था, पता नहीं कौन से बैच को चिपकाया था। वो 2 साल पुरानी डेमो लेक्चर है भाई, 1.5-2 साल पुरानी डेमो लेक्चर है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। 800 kg rocket is fired from earth so that exhaust speed is 1200 मीटर पर सेकेंड। Then calculate mass of fuel burning per second। mass of fuel burning per second मतलब फ्यूल किस रेट से बर्न कर रहा है, dm/dt पूछा। To provide inertial thrust to overcome its weight। To provide initial thrust to overcome its weight। वेट को ओवरकम करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखिए इधर, ये साहब रॉकेट है। बस इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए। टू प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट। इनिशियल थ्रस्ट ओवरकम इट्स वेट।
इसके वेट को ओवरकम करने के लिए इनिशियल थ्रस्ट इस पे कितना देना पड़ेगा, बस इसके कंसेप्ट को समझा दीजिए। सर वेट को ओवरकम करने का यह मतलब है, वेट को ओवरकम करने का यह मतलब है कि ऊपर की तरफ लगने वाला जो वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से थ्रस्ट होता है v इंटू dm बाई dt एग्जैक्टली mg के बराबर हो जाएगा। तो वेट को ओवरकम कर लिया, मतलब जैसे वेट बहुत भारी है, एक मोटा आदमी है साहब, बहुत मोटा आदमी कहीं बैठा हुआ है, अब कोई अगर उस पे फोर्स लगा के उसके वेट को ओवरकम करना पर चाहता है तो जान निकल जाएगा उसका। वेट ओवरकम करना मतलब उसके ग्रेविटेशनल मास को बैलेंस कर लेना। तो वेट ओवरकम कर लेना मतलब नीचे की तरफ जो mg लग रहा है उतना ही थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग जाए dm बाई dt। अब तुमको सब कुछ दिया है, 8000 केजी का रॉकेट है तो यहां पे देख लो, सॉरी 800, जी की वैल्यू 10, वेलोसिटी दिया है 1200 इंटू dm बाई dt। 00 से 00 कैंसिल होगा, 80 बाई 12 इज इक्वल टू dm बाई dt। कितने लोगों का जवाब आया फटाफट बता दे। हाँ, और वो 6.6 के आसपास जवाब आ जाएगा। बहुत ही जोरदार। आगे चलते हैं। रॉकेट के सवाल मैंने नहीं कराए थे, है ना, रॉकेट के कंसेप्ट बता दिया था। कितने लोग चाहते हैं रॉकेट का कंसेप्ट एक बार और बता दिया जाए जोरदार एमआई स्टार से रॉकेट का कंसेप्ट एक बार और बता दिया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि अगर आपको समझ आ गया था तो थम्स अप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जोरदार तरीके से मैंने लास्ट में एमआई स्टार बता दिया था आपको। चलिए देखिए, अ क्रैकर रॉकेट इज इजेक्टिंग गैस एट रेट। देखो क्रैकर रॉकेट मतलब ये खिलौने वाला रॉकेट है, ये कोई भयंकर चंद्रयान नहीं है। चमक गया था क्या लास्ट क्लास में? सर चमक गया था, लेकिन एक बार और बता दो। बहुत सही रामलाल, बहुत नॉटी हो रहे हो तुम, बहुत ही ज्यादा नॉटी हो रहे हो। सर चमक तो गया था लेकिन मजे आए थे सर, एक बार और दिला दो। अब चलिए देख, क्रैकर रॉकेट खिलौने वाला रॉकेट इज इजेक्टिंग गैस एट द रेट 0.05 kg पर सेकेंड। 0.05 kg पर सेकेंड क्या है, इसको समझिए प्लीज, इसको समझिए प्लीज। अगेन मैं थोड़ा सा मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में बताऊंगा, ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है ना। देखो मैंने क्या समझाया था बच्चों को कि देखो ये रॉकेट है साहब, तो सबसे पहली बात ये याद रखो कि जैसे ही रॉकेट की बात होगी तो ये वेरिएबल मास सिस्टम होगा। सही बात है सर। अब इस रॉकेट को ऊपर जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सर रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, वो है U इंटू dm बाई dt। ये है सर U इंटू dm बाई dt। ये थ्रस्ट फोर्स इस रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए ये थ्रस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। सीधा ये लिखो, फोर्स अपॉन मास, यही तो रिस्पॉन्सिबल है, तो फोर्स अपॉन मास। इनिशियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो इनिशियल मास लिखेंगे, फोर्स यही अब थ्रस्ट फोर्स, U इंटू dm बाई dt डिवाइडेड बाई मास m नॉट, ये आंसर आ जाएगा, बात खत्म, है ना। इनिशियल एक्सेलरेशन एट टाइम c इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब किसी t टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सर ये तो आपने एक्सेलरेशन लिखा, आपने ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ यार, ग्रेविटी की तो बात ही नहीं की। जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में ऊपर उड़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा जी। हाँ, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा जी। तो कुछ मत करो, ये तुमने निकाल लिया है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये अपवर्ड एक्सेलरेशन आपने निकाला था। कुछ नहीं करना। किसी टी टाइम पे क्या होगा सर? किसी टी टाइम पे क्या होगा? एट टाइम टी। तो किसी भी टी टाइम पे देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये वाला फोर्स वेरी नहीं करता, क्योंकि वेलोसिटी और dm बाई dt कांस्टेंट रहता है। तो u इंटू dm बाई dt कांस्टेंट रहेगा, डिवाइडेड बाई टी टाइम पे मास क्या लिखेंगे? तो टी टाइम पे मास कुछ बर्न हो जाएगा। कितना बर्न हुआ मास? तो मास बर्न हुआ dm बाई dt पर सेकेंड। तो टी टाइम में इतना मास बर्न होगा। तो इनिशियल में से ये मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टी टाइम का मास आ जाएगा, और फिर ग्रेविटी को कंसीडर किया तो नीचे माइनस जी को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बहुत ही जोरदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। क्या एकदम चमक गया? ये बहुत आसान है बेटा, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्लीज। अब ये सवाल है, क्रैकर रॉकेट इज इजेक्टिंग गैस dm बाई dt। अब तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो, सर हम जब सवाल पढ़ते तो हमें तो ये बात नहीं चमक आता है कि आप ये dm बाई dt दिया हुआ है। A rocket is ejecting gas at rate of 0.05 kg per second। हमें तो नहीं समझ में आया ऐसा dm by dt दिया हुआ है। तो भाई साहब पर सेकेंड रेट जहां लिखा हो ना, रेट जहां पे लिखा हो ना, उसका मतलब होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जहां रेट लिखा हो उसका मतलब होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dm by dt है 0.05
केजी पर सेकेंड, यूनिट से भी देख रहे हो, देख सकते हो, यूनिट से भी देख सकते हो, मास पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड, विथ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन फोर्स ऑन द रॉकेट इज, तो सिर्फ फोर्स ही पूछ रहा साहब, एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, तो फोर्स बराबर हो जाएगा u इंटू dm बाई dt, यही तो एक्सीलरेटिंग फोर्स है जो उसको ऊपर ले जाने की काम कर रहा है, ये थ्रस्ट ही पूछने की कोशिश कर रहा था, तो 400 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सही बात है क्या? सभी बच्चों का 20 न्यूटन जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉकेट ऑफ मास 5700 केजी, है ना, रॉकेट का मास है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये रॉकेट का मास है 5700 केजी, ठीक है साहब, इतना मास है। इजेक्टिंग मास एट अ कांस्टेंट रेट 15 kg पर सेकेंड, मतलब ये मास पीछे की तरफ इजेक्ट कर रहा है पर सेकेंड, dm बाई dt इज इक्वल टू 15 kg पर सेकेंड। कितना मास इजेक्ट कर रहा है साहब? 15 kg पर सेकेंड विथ कांस्टेंट स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, विथ कांस्टेंट स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। डिसेलरेशन ऑफ द रॉकेट 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट इज, अब ले दादा 1 मिनट के बाद पूछा है। अब बहुत ही जोरदार तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। इनिशियल एक्सीलरेशन पूछता तो आसान था, ये 1 सेकंड के बाद पूछा है। सुनो ध्यान से, एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स बटा मास। फिर से देखो, हर सवाल में कंसेप्ट समझा रहा हूं साहब। एमआर का डेरिवेशन ऐसा होता है ना कि हर सवाल को सॉल्व करने के लिए एक ही लाइन में ड्राइव करके आंसर लिख लेगा। तो किसी भी टी टाइम के बाद एक्सीलरेशन जो होगा फोर्स बटा मास होगा। फोर्स क्या होता है? थ्रस्ट u इंटू dm बाई dt डिवाइडेड बाई मास। टी टाइम का मास क्या होगा? तो इनिशियल मास था m0, किसी भी टी टाइम के पास इतना मास बर्न हो गया, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग मास बच जाएगा। पर सेकेंड मास बर्न हो रहा है dm बाई dt मल्टीप्लाई टी, ये होगा साहब। और जब तक ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस ना बोले, जब तक आपको ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस ना बोले, तब तक आप जी इसमें सबट्रैक्ट जरूर करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है सवाल बेटा कि ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान लिया। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट मान लेंगे तो इस जी को सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, और वो तभी मानेंगे जब सवाल में मेंशन हो कि ग्रेविटी हमने नेग्लेक्ट कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? जब सवाल में मेंशन हो कि हमने ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर लिया है। चलिए साहब, अब देखो इतना भयंकर फॉर्मूला है। अब वैल्यूज पुट कर दो, मास दिया हुआ है, मास पुट कर दो 1700 kg पर सेकंड, इजेक्ट एट अ कांस्टेंट रेस्ट, देखो बेटा dm बाई dt दिया हुआ है, विथ स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में जरूर चेंज कर लीजिएगा, है ना। और कितने टाइम पूछा है? 1 मिनट के बाद, मतलब 60 सेकेंड के बाद। 1 मिनट क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड। यहां पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है फटाफट बताइए तो। ए और बी दोनों जवाब कैसे दे रहे हो यार? ए और बी दोनों जवाब कैसे दे रहे हो? क्या आपने माइनस जी सबट्रैक्ट किया है? यार ऐसे मत करो यार, कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं। एक बोला स्लोली स्लोली समझाया बे, बुद्धिहीन। एक ही चीज को 6 बार समझा दिया, अभी भी स्लोली स्लोली समझाइए, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, निकल ले यहां से। बी ए बात, बी की ए एक जवाब दे ना। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो देख लेते हैं। यू बोलो 12 किलोमीटर पर सेकेंड, तो साहब ये हो जाएगा आपका 12 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10 टू द पावर 3, डीएम बाई डी टी इज 15 kg पर सेकेंड, तो ये तुम्हारा होगा मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई इनिशियल मास 5700 माइनस डीएम बाई डी टी अगेन 15 kg पर सेकेंड, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है साहब, 27.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहां पे बस इसको सॉल्व करने के बाद 10 सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा आराम से कर लीजिए, कोई खास बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। If the force on a rocket that release the exhaust gases with velocity of 300 meter per second is 210 Newton, then the rate of combustion of fuel is, बेटा साहब ये सारे नीट के पूछे हुए सवाल है। देखिए, the force on a rocket that release the exhaust gas with a velocity of 300 meter per second is इतना न्यूटन, है ना। थ्रस्ट फोर्स दे दिया है, वो था u इंटू डीएम बाई डी टी। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल होता है बेटा डीएम बाई डी टी, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल होता है डीएम बाई डी टी। ठीक है, तो चलिए साहब ये कर लेते सॉल्व। ये हो जाएगा आपको 210, u है 300
और ये हो जाएगा बेटा dm/dt, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0.7 kg पर सेकेंड, 0.7 kg पर सेकेंड। सी इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का जवाब है? सी इज द करेक्ट आंसर। कोई खास बात नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायनेमिक्स पे। क्वेश्चंस ऑन डायनेमिक्स, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है सर? वो तो होता है F इज इक्वल टू dp/dt, है ना। फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट तो F बराबर आ जाता है m इंटू ए वेक्टर। अगर आपसे पूछे कि एग्जैक्टली F बराबर m वेक्टर को हम न्यूटन सेकेंड लॉ कह सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ का, है ना। ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ का, F बराबर m वेक्टर का। ठीक है साहब। अब देखिए ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है। इंपल्स क्वेश्चन बड़ा आसान है। इंपल्स मिनिमम कब होगा वो पूछा है ना। उसमें पूछा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कब होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कब होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो इंपल्स मिनिमम कब होगा? तो कोई भी चीज मिनिमम कब होता है? जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी चीज मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कब होता है? जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। वो पूछा है मिनिमम कब होगा? जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। बहुत आसान है। चलिए साहब देखिए, ये 4 kg का एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं है, फ्रिक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले स्मूथ वाला चीज हम पढ़ लेंगे। ये स्मूथ है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है। इस पे एक फोर्स मैंने F1 आगे लगाया 20 न्यूटन का, एक फोर्स F2 मैंने नीचे लगाया 40 न्यूटन का। एक ही ऑब्जेक्ट है 4 kg का। आप इस पे मुझे सबसे पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं? 2 सेकेंड। हाँ बहुत आसान है, बहुत इजी है, 2 सेकेंड आ जाएगा। जो इंपल्स दिया हुआ है आई, और इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कब होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कब होगा? तो डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना था, है ना, डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना था। ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले बताइए इस 4 kg के ऑब्जेक्ट पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3, 4, आराम से डिसाइड करके फिर बोलो। 3 की 4, 3 या 4, आराम से डिसाइड कर लो। 3 या 4, आराम से डिसाइड करके एक जवाब दो। दोनों जवाब मुझे पसंद नहीं है, दोनों जवाब मुझे पसंद नहीं है। या तो आप 3 बोल ले या आप 4 बोल ले, दोनों ना बोले। ये तो आप 3 बोल ले, नहीं तो 4 बोल ले। बहुत सारे बच्चे 3 दे रहे हैं, उनको ना जूता निकाल के मारूंगा यहीं पे। मजाक बना के रखा है बे, समझ नहीं आता तुम्हें कौन कौन सा फोर्स कहां कहां लगता है? सर आप बैकलॉग एक्सप्रेस में क्यों नहीं हो? नहीं, मैं बैकलॉग में ही क्यों, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं ना पढ़ाने, मैं तुम्हारे घर ही आ जाता हूं पढ़ाने, सिर्फ बैकलॉग में ही क्यों? डीपीपी में ही सॉल्व कर देता हूं, बैकलॉग में ही आ जाता हूं, तुम्हारे यहां भी यही पढ़ा लेता हूं, और सब शायद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो तुम्हारे घर आ जाऊंगा पढ़ाने। रामलाल 3 बीच बीच में कुछ बेवकूफ जैसे जनता है वो लिखे जा रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा जवाब है बेटा, 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों का जवाब है 4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? तो सबसे पहले देखिए हम इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ 4 kg। साहब जब इस 4 kg का एफबीडी बनाएंगे, इस 4 kg का आप एफबीडी बनाएंगे तो F1 आगे लग रहा है 20 न्यूटन, चलो F1 लगा लेते हैं। उसके बाद F2 नीचे लग रहा है 40 न्यूटन, ये भी बना लेते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, ये भी बना लेते हैं। और इन दोनों के कांटेक्ट पे 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल नीचे लगेगा। तो सिर्फ हम ब्लॉक की एफबीडी बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं। ये ग्राउंड पे नॉर्मल है, ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगेगा n, तो ये नॉर्मल n, नीचे mg, और नीचे ही देखो ये फोर्स नीचे लग रहा है F2, ये फोर्स नीचे F2, और आगे लग रहा है ये F1 20 न्यूटन। कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। 3 कौन भी लिख रहा है बेटा? नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लो, घबरा क्यों रहे हो? 3 क्यों लिख रहे हो अभी भी? क्यों 3 क्यों? लाओ बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहली बार सीख रहे हो, बात करते, बताओ क्या तुम्हारे मन में आ रहा है? 3 क्यों? 2 तो साफ साफ F1 F2 दिख रहा है।
और ग्राउंड पे रखा है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, ग्राउंड पे रखा है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा। और 4 kg का ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से mg नीचे लगेगा। सर सब नॉर्मल भूल गए हैं बेटा, राम लाल, सॉरी सर। बड़े भोले हो यार तुम, बहुत ही भोले हो। तुम्हारे भोलापन को देख के मुझे तुम पे प्यार आता है। बाबू जलेला है सर, वो बाबू जलेला, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो अब यहां पे क्या ये बॉडी वाई एक्सिस में मूव करेगा? सर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg पहले से नीचे लग रहा था, एक आपने F2 40 न्यूटन का फोर्स और नीचे लगा लिया, दो फोर्स इसको नीचे जमीन पे दबा रहे होंगे। अब जमीन को ये चीरता हुआ नीचे तो जाएगा नहीं, तो पक्की बात है कि नेट फोर्स वाई एक्सिस में 0 होगा। नेट फोर्स वाई एक्सिस में क्या होगा? सॉरी सर आप इतना प्यार करते हो तो जूता से मारोगे? हाँ बेटा, यही तो मेरा प्यार है ना। जूते चप्पल निकाल के जब कूटूंगा ना, तब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। दुनिया प्यार करती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे लवली बच्चों। मैं जूता से कूट के प्यार करता हूं। तुम्हें इस मजाक लग रहा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने होते तो पता चल जाता है ना। मैं बच्चे को बढ़िया से कूट देता हूं, बाद में हंसता हुआ आता है बच्चे, अरे सर मेरे से गलती हो गया था, कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करूंगा सर। मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। सच बताता हूं, बच्चे कूटने के लिए मरते थे मेरे से कि आज एमआर अगर थप्पड़ मार दिया ना तो समझो कि आशीर्वाद मिल गया। तो चलो बताओ, नेट फोर्स वाई एक्सिस में कितना होगा सर? 0 होगा। नेट फोर्स वाई एक्सिस में 0 होगा। अच्छा हाँ, क्योंकि वाई एक्सिस में ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स वाई एक्सिस में क्या होगा सर? 0 होगा। अच्छा तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा। हाँ, चाहो तो ये लिख सकते हो। ऊपर वाला फोर्स बोलो सर, नॉर्मल जो जमीन ने ब्लॉक पे लगाया है, और F2 प्लस mg नीचे लग रहा है, तो सर हम ये लिख सकते थे। हाँ, अब F2 की वैल्यू बोलो 40, m बोलो 4 और g 10 40, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है सर, ये तो आपने वाई एक्सिस वाली बात करी है। किसकी बात करी है? वाई एक्सिस वाली बात करी है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन लग रहा है। एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। सर क्यों? क्योंकि एक ही फोर्स है। अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो एक ही फोर्स है। फिर वो चिंकी विंकी वाली बात है कि एक्स एक्सिस का फोर्स कहेगा मेरी तरफ फोर्स लग रहा है अनवायलेंस 20 न्यूटन, तो मेरी तरफ एक्सीलरेशन होगा उसका नहीं पता। वो कह रहा है मेरी तरफ फोर्स लग रहा है 0 न्यूटन, तो मेरी तरफ एक्सीलरेशन नहीं होगा उसका नहीं पता। वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे नेट फोर्स है 0, लेकिन एक्स एक्सिस में फोर्स है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स है, तो नेट फोर्स बताइए एक्स एक्सिस में कितना है? नेट फोर्स 20 न्यूटन बराबर मास बोलिए कितना है? 4 kg इंटू एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन ax। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए जवाब। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दूसरे का नहीं पता, बिल्कुल सही है। हां, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सोच के बताइएगा। अगर मेरे से पूछता कि इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस सरफेस पे एक्सीलरेशन कितना होगा, यह निकालने के लिए मुझे वाई एक्सिस वाले फोर्स के बारे में डिस्कशन करना या वाई एक्सिस के फोर्स को बैलेंस करने की कोई जरूरत थी क्या? हाँ या में जवाब दीजिएगा, यस और नो, फटाफट। वाई फॉर यस, एन फॉर नो। वाई या एन टाइप करके बताइए कि अगर मुझे सिर्फ एक्स में बात करनी है तो वाई में फोर्स बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, यह कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या? क्या मुझे एक्स में एक्सीलरेशन जब निकालना था तो ऊपर मुझे वाई में डिस्कशन करने की जरूरत थी क्या? वाई में डिस्कशन करने की जरूरत थी क्या? हाँ ना जवाब दीजिएगा प्लीज। नो, नो सर, एक्स का है तो एक्स में देखो, एक्स का निकालो फोर्स, एक्स में एक्सीलरेशन देगा, वाई का नहीं पता, और वाई का होगा भी तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई में नेट फोर्स 0 है, एक्स कहता है मुझे क्या? वाई में नेट फोर्स है, एक्स कहता है मुझे क्या? मुझे क्या? वाई में है या नहीं मुझे क्या? वाई में फोर्स 0 हो तो मुझे क्या? वाई में फोर्स लगा तो मुझे क्या? मुझे क्या? बता क्या क्या करूं मैं? कहता है F1 कहता है अरे भाई, अगर तुम्हें
अगर तुम्हें एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन निकालना था, जैसे मान लो ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, इस 4 kg का एक्सीलरेशन बताओ। तो बाय डिफॉल्ट ये हमें समझ आता है कि एक्स एक्सिस में ये एक्सीलरेट होगा, तो एक्स एक्सिस का एनालिसिस डायरेक्टली हमें ये करना था, हमें वाई के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको थोड़ा सा समझ आया? क्या आपको थोड़ा सा समझ आया? क्या आपको ये चमका कि एक्स एक्सिस में अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्स एक्सीलरेशन की बात करो ना, वाई से क्या मतलब है? मैं अपना देख रहा हूं ना, उसकी वाली पे मैं अपनी नजर क्यों डालूं? ये फोर्स कहता है कि मेरी तरफ एक्सीलरेशन निकालना है तो मेरा देखो ना, दूसरे पे नजर क्यों डालना, वाई पे नजर क्यों डालना? और जब तुम एक्स एक्सिस में ब्लॉक जाएगा, एक्स का एक्सीलरेशन निकाल रहे हो और वाई से बात करने जाओगे, वाई कह रहा है तुम उसका देख रहे हो, तो मेरे से क्या मतलब है तुम्हें? तुम जाओ ना उसका निकालो, मेरे से क्या मतलब है? वाई में अगर तुम्हें निकालना होता तो मुझे देखते, तुम निकालना तुम्हें इधर है और देख मुझे रहे हो, मुझे क्यों देख रहे हो? गुस्से में आ जाएगा वाई, मत देखना वाई को, गुस्से में आ जाएगा, मुझे क्यों देख रहे हो भाई? तुम्हें एक्स में एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्स के जाके बात करो ना, उससे बात करो ना, मेरे से क्या लेना देना तुम? अजब बात है यार। और तुम्हें ये छोटी बात नहीं समझ आती, जबरदस्ती जाकर उसको छेड़ते हो, निकालना तुम्हें एक्स में एक्सीलरेशन है, कहते आना वाई में क्या था लग रहा है, देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई, क्यों देखते हैं? जबरदस्ती वाई को छेड़ रहे हो तुम्हें एक्सीलरेशन एक्स में निकालना है, तुम जाके वाई को छेड़ रहे हो। भाई बताओ ना तुम्हारे अंदर कितना है? क्यों जबरदस्ती क्यों करते हो यार? चलो देखो वो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, हां तो 5 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, 5 kg पे ये ग्राउंड नॉर्मल ऊपर लगाएगा, लेकिन हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है 5 kg का, वो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे जाएगा, वो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे जाएगा। तो हमें देखना है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर मास इनटू नेट एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, दैट्स ऑल। अब मुझे इस mg और नॉर्मल से कोई मतलब नहीं है। mg और नॉर्मल का इफेक्ट तब होगा जब आप y एक्सिस में मोशन को देखेंगे। एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन समझ आया, जोरदार समझ आया। चलिए बताइए अब इस 5 kg पे आगे कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। और इधर कितना लग रहा है सर? 5 न्यूटन। इधर है 20 न्यूटन और इधर है 5 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स कितना आएगा सर? आगे 20 और पीछे 5, मतलब आगे बचेगा 15, आगे की तरफ 15। तो नेट फोर्स आगे की तरफ बच रहा है 15 बराबर, इसका मास है 5 और एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा एक्स एक्सिस में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किताबों में देखेंगे तो एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अरे साफ साफ पता चल रहा है एक्स एक्सिस में चल रहा, साफ साफ पता चल रहा है एक्स एक्सिस में चल रहा, साफ साफ पता चल रहा है एक्स एक्सिस में चल रहा, तो बात खत्म ना, एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ना, बहुत बढ़िया, जोरदार। चलो आगे देखते हैं दूसरी सवाल। सर आपने बोला था दूसरी नहीं देखना, अबे y वाला फोर्स दूसरी फोर्स हो गया जब x में देख रहे हो, सवाल तो दूसरा देखना ही है ना। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg, है ना। चलो अब यहां है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg। क्या भी इस 5 kg का एक्सीलरेशन निकालना है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg। फटाफट बताइए। आगे 20 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे? टोटल फोर्स सर इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? आराम से देखिए, बताइए टोटल फोर्स। तो ये देखिए एरो आगे, ये एरो आगे, ये बता रहा है कि आगे की तरफ 20, यहां से पकड़ के इसको आगे खींच रहा, और ये भी आगे की तरफ धक्का दे रहा। देखो एरो आगे मतलब फोर्स आगे है, ये भी फोर्स आगे है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स एक्स एक्सिस में हो जाएगा 30, मास 5, एक्सीलरेशन आप लिखेंगे 30/5, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कई बच्चों के जवाब आ रहे थे 2, सर पीछे है 10 और आगे है 20, तो पीछे 10 आगे 20, तो 20 माइनस 10 बचा। तुम्हें यह नहीं पता चल रहा कि पीछे तो है लेकिन पीछे से धक्का आगे ही मार रहा है। पीछे है तो सही लेकिन पीछे से धक्का आगे ही मार रहा है, धक्का आगे। तो नेट पुशिंग फोर्स, पुशिंग आगे की तरफ, ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है, पकड़ के आगे पुल कर रहा है, और पीछे से आगे की तरफ ही पुश कर रहा है। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका 30। यस, वेरी गुड। चलिए अब एक छोटा सा सवाल है, सवाल समझिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग मास 3 kg
हैविंग मास 3 kg, 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ है बेटा। अगर यहां पे हम ब्लॉक बनाएं और ध्यान से देखें तो टोटल इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर और मास है 3 kg। ठीक। द रॉड पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन, पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स 32 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। अब आप बेटा ध्यान से बताइएगा, आगे है 32 न्यूटन। ये टॉपिक इतना हलवा है, बहुत बढ़िया। प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहां है बे? सही तो है। आगे 32 न्यूटन और पीछे हो गया 20 न्यूटन। हां, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, कह रहा है कि सर पहले सवाल में आपने y एक्सिस में फोर्स इक्वेट किया था, सर इस सवाल में आपने y एक्सिस में फोर्स इक्वेट क्यों नहीं किया? सच में बेटा बहुत भोले हो। इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हवा में तो उड़ेगा नहीं, एक्स एक्सिस में चलेगा, इसलिए एक्स एक्सिस में हमने फोर्स बैलेंस किया है। बुझाया? चलिए नेक्स्ट देखिए। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास 3 kg। 30 सेंटीमीटर लेंथ है, उसका मास है 3 kg। द रॉड इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, इधर खींच रहा 20 से, एंड 32 न्यूटन, 32 न्यूटन से आगे खींच रहा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट। 20 सेंटीमीटर पार्ट बेटा ये वाला 20 सेंटीमीटर पार्ट, ये पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। अंदर में ही ये 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगाएगा और ये 10 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। आगे 32 और पीछे 20, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में कितना बचेगा सर? आगे की तरफ नेट फोर्स बचेगा F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। एक्स एक्सिस में, ये रहा एक्स एक्सिस में नेट फोर्स बचेगा 12 न्यूटन। अब मुझे ये दोनों फोर्स सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों फोर्स को हटा के नेट फोर्स डायरेक्ट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा? नेट फोर्स डायरेक्ट लिख सकता हूं। और मैं एक फॉर्मूला बना लूंगा कि एक्सीलरेशन इज नथिंग बट नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास, या नेट अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास। अब मैं पीडी भी नहीं बनाऊंगा कि आगे इतना पीछे इतना, मैं देख के लिख लूंगा आगे 32 और पीछे 20। दैट्स मीन कि नेट अनबैलेंस फोर्स है 12 न्यूटन। तो ये आ जाएगा बेटा 12 बटा 3 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। सर आप एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं? देखो बेटा, अब धीरे धीरे समझो कि आगे कनेक्टेड बॉडी होंगी, एक के साथ दूसरा भी चिपकेगा, दूसरा के साथ तीसरा भी चिपकेगा। इस तरह के सवाल में हम सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे। बहुत ईजी, हाँ बेटा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सर अब क्या करोगे? अब पूछा है कि फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। ये 20 सेंटीमीटर पार्ट जो है रॉड का, वो 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगाएगा। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, 20 और 10 सेंटीमीटर को थोड़ा अलग अलग बना लेते हैं ना, बीच में अलग अलग मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है और ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है। इमेजिनरी हिस्सा काटा नहीं है मैंने, इमेजिन कर रहा हूं बस। तो सर 30 सेंटीमीटर का मास है 3 kg, तो 20 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा सिंपल 2 kg और इधर 10 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा सिंपल 1 kg। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से सोच के, इस बॉडी पे आगे फोर्स 32 न्यूटन लग रहा है, आगे इसी का सिर्फ मैं कंसीडर करूंगा, सिर्फ 20 सेंटीमीटर को कंसीडर करूंगा, सिर्फ 20 सेंटीमीटर को कंसीडर करूंगा, तो 20 सेंटीमीटर पे आगे लग रहा है 32 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। और 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है ये, उस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, अब एक बात बताइए एक बात बताइए, कर दिया फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया, आई एम सॉरी। अब एक बात बताइए, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या निगेटिव एक्सिस में? 1 kg का ऑब्जेक्ट, 1 kg का ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है? 1 kg का ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या निगेटिव एक्स एक्सिस में? ये 1 kg का ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या निगेटिव एक्स एक्सिस में? निगेटिव, निगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या निगेटिव एक्सिस में? 1 kg का ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जा कहां रहा है? ऐसे नहीं, यहां पे ये 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कहां जा रहा था वो देखो, यहां पे नहीं, ऐसे नहीं, अलग करके नहीं, यहां पे बताओ, यहां पे
नहीं इस, अरे ले 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 पीछे जा रहा है, मार दूंगा थप्पड़ खींच के, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये बता, यहां पे मैं इसी में इमेजिन किया है, ये बॉडी कहां जा रहा है, ये बॉडी कहां जा रहा है बता, ये बॉडी कहां जा रहा है, ये पूरी बॉडी कहां जा रहा है बता, ये पूरी बॉडी कहां जा रहा है, ये पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी कहां जा रहा है, निगेटिव लिख रहा है यार, कहां से आया है, ये पूरी बॉडी कहां जा रहा है। अगर तुम्हें कोई आगे से खींच रहा है 32 न्यूटन से और पीछे खींच रहा है 20 न्यूटन से, तो नेट अनबैलेंस फोर्स कितना बचा, आगे है 32 पीछे है 20, तो 12 न्यूटन फोर्स आगे बना। तो इस 12 न्यूटन फोर्स से इसका एफबीडी बनाओगे तो ये 3 kg ऑब्जेक्ट पे आगे लग रहा है 32 न्यूटन और पीछे लग रहा है 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स आगे की तरफ हुआ 12 न्यूटन। तो बॉडी जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी बॉडी का ये आगे जा रहा है, इसी को इमेजिन कर रहा हूं कि ये रहा आपका 1 kg का ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका 2 kg का ऑब्जेक्ट। ये जो 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है। इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा था 32 न्यूटन और इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ईमानदारी से समझिए, जान लगा के समझिए, है ना, क्योंकि जान लगा के आपको समझाया जा रहा है। अब बताइए, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट जा कहां रहा, अब बोल ये 1 kg का ऑब्जेक्ट असल में जा कहां रहा है, मैंने इसी इसमें से यहां पे ड्रॉ किया है, बस मैंने अलग से नहीं बनाया, इसी हिस्सा को यहां पे ड्रॉ किया है ना। इस 10 सेंटीमीटर पे पीछे 20 न्यूटन तो लग ही रहा है ना बेटा, तो 10 सेंटीमीटर का यहां पे मैंने ड्रॉ किया है। एक्चुअल में कहां जा रहा था, सवाल में कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन सर इस पे फोर्स तो पीछे लगता हुआ दिख रहा है, तो आगे कैसे जा सकता है बेटा। ये 20 सेंटीमीटर जब आगे गया था ना, तो इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच के ले जा रहा था टी न्यूटन से। मान लीजिए कॉन्टैक्ट पे यहां पे टी टेंशन फोर्स आगे होगा, तो सर अगर ऐसा है कि 10 सेंटीमीटर वाले को ये आगे खींच के ले गया टी टेंशन से, तो ये टी टेंशन हम आगे मान सकते हैं। फोर्स हमेशा पेयर में होता है, फोर्स हमेशा कैसे होता है, पेयर में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि 20 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर पीछे की तरफ खींच रहा होगा, हाँ ये पीछे की तरफ खींच रहा होगा टी टेंशन से। ये मुझे समझाना था बेटा, बस ये मुझे समझाना था बस। कॉन्टैक्ट पे यहां पे, हालांकि ये दोनों अलग नहीं है, लेकिन हम इन दोनों को अलग अगर मानते हैं तो पक्की बात है कि 1 kg को ये 2 kg वाला 20 सेंटीमीटर लेंथ वाला आगे खींचेगा। सर ये जरूरी है कि आगे खींचेगा बेटा, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर एक ही ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर का, ये जो 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है एक ही है और ये आगे जा रहा है, तो ये हिस्सा भी आगे ही जा रहा है। तो पक्की बात है कि 2 kg वाला ऑब्जेक्ट ही तो 10 सेंटीमीटर को पकड़ के आगे खींच के ले जा रहा होगा। तो 10 सेंटीमीटर पे आगे टेंशन टी और 20 सेंटीमीटर पे पीछे टेंशन टी। अब मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊं, सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊं, तो आगे टी, देख आगे टी और पीछे 20। मुझे पता है ये आगे जा रहा है, तो आगे की तरफ अनबैलेंस फोर्स देखूंगा। आगे की तरफ फोर्स है टी, पीछे की तरफ है 20, तो टी माइनस 20 बराबर मास एम इंटू एक्सेलरेशन है, ये इक्वेशन लिखूंगा। अब मुझे पता है कि मुझे टेंशन निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा -20 जाएगा उधर तो +20, मास है आपका 1 और एक्सेलरेशन है आपका 4। ये पूरा सिस्टम 4 से ही तो जा रहा है, पहले हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया था 4, तो 24 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। डी आंसर इज अ करेक्ट, डी इज अ करेक्ट आंसर, 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। बताइए समझ आया कि नहीं है? बच्चा कह रहा है 12 न्यूटन होगा, क्यों भाई, क्यों 12 न्यूटन होगा? पीछे 20 है ना ये। अच्छा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, 2 kg का एफबीडी बनाऊं, 2 kg का एफबीडी बनाऊं, यहां पे बना लेता हूं एफबीडी ऑफ 2 kg। तो बताओ ये 2 kg का ऑब्जेक्ट आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो आगे की तरफ 32 न्यूटन फोर्स ज्यादा होगा। अच्छा, इस पे टी ज्यादा होगा या 32 ज्यादा होगा, बताओ, है ना, अच्छे सोचना, ये टी ज्यादा होगा या 32 ज्यादा होगा? तो वो वाला फोर्स ज्यादा होगा जिधर ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एक्सेलरेट कर रहा है, वो वाला फोर्स ज्यादा होगा एक्चुअल में जिधर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखो ये 32 न्यूटन है और ये टी है,
तो ज्यादा कौन होगा सर 32। क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है ये आगे की तरफ, क्योंकि ये 32 है, ये 20 है, तो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है पूरा सिस्टम। अगर पूरा सिस्टम आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो पक्की बात है 32 ज्यादा होगा, तो 32 माइनस टी लिखेंगे, है ना। तो आगे की तरफ 32 और पीछे की तरफ टी, तो आप लिखेंगे 32 डोमिनेटिंग हुआ, तो 32 माइनस टी, ये एक्स एक्सिस में नेट फोर्स हो गया। आपने माइनस टी इसीलिए लिखा है क्योंकि पीछे लग रहा है, आप आगे की तरफ नेट फोर्स देखना चाहते हैं। तो 32 माइनस टी, आप आगे की तरफ नेट फोर्स क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि पूरी सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। बराबर मास इसका 2 और एक्सेलरेशन बेटा नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 32 माइनस टी बराबर मास बताइए 2 और एक्सेलरेशन बोलिए, तो साहब इसका एक्सेलरेशन आएगा 4, तो एक्सेलरेशन 4 रख देंगे। तो माइनस टी को उधर ले जाओ, तो प्लस टी इज इक्वल टू 32, 8 इधर ले आओगे, 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। सर यहां से भी 24 आ रहा है, तो बेटा आना ही चाहिए, क्योंकि इस कांटेक्ट पे जितना आगे फोर्स लग रहा है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट पे 20 सेंटीमीटर ने लगाया है, उतना ही 20 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर वाला वाट लगाएगा। तो सर इसके बीडी से हम निकालेंगे तो भी 24 न्यूटन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पेयर में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही तो लगेगा। तो इस पे टी पीछे 24 और आगे 24। समझ आया कि नहीं आया बताइए? क्या जोरदार चमका? हाँ, इसका एमआर स्टार नहीं है, इसका एमआर स्टार बहुत जोरदार है। ये जो तुम्हारा आंख है ना 2 सेंटीमीटर आगे निकल के आ जाएगा, एमआर स्टार बताऊंगा अभी तो। आंख 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, नाप के देख लेना, न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। क्या सर? आंख, तेरा आंख निकल के गोला, जो आंख के अंदर गोला है ना 2 सेंटीमीटर आगे मिलेगा थोड़ी देर में। इसका कोई एमआर स्टार नहीं है, बिल्कुल है, जोरदार है। सर बता दो बता दो बता दो, गजब सर। आओ देख इधर, इसका एमआर स्टार बता देता हूं, सबको नहीं बताता हूं, तुम लोगों को बता देता हूं, तुम लोग हमारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, है ना। चलो देखो ऐसा है लॉजिक सुनना, लॉजिक कि तुमने बोला था सर यहां पे 32 न्यूटन ज्यादा है तो टी कम होगा, हाँ, तो 32 से टी कम होगा, हाँ। और तुमने बोला था कि 20 है और ये टी है और आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो टी पक्का 20 से ज्यादा होगा। हाँ सर ये हमने बोला था, तो आ गया रखे 20 और 32 के बीच होगा। 20 से ज्यादा 32 से कम। हमेशा और हमेशा ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो इन दोनों फोर्स के बीच में ही होना चाहिए। तो 20 से और 32 के बीच में होगा। 36 32 से ज्यादा है, नहीं होगा। 12 20 से कम है, नहीं होगा। 64 पागल हो गया है क्या? पागल है क्या? कई बार पागल और एकदम गिरे हुए बच्चे 64 न्यूटन जवाब दे रहे थे, गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? ये तुम्हें कुछ नहीं देखना, दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है उसी के बीच में आंसर आएगा। जो आंसर बीच में उसको टिक कर दे, मजे ले मजे ले मजे ले। कितने सेंटीमीटर आगे आंख चला गया बता? जोरदार। ओपी गर्दा। अरे सर, कई बच्चे कह रहे सर ये कहां लगे थे चक्कर में, यही बताना था आपको पहले। ऐसे नहीं बेटा, अपन कंसेप्ट पूरे संघर्ष समझाते। देखो मैंने पता है, अरे यार 10-15 मिनट इसमें खराब कर लिया, लेकिन 15 मिनट खराब करके जो कंसेप्ट सिखाया असल में वही चीज आपको अगले सवालों में कंसेप्ट में काम आएगा। ये तो ठीक है, ऐसे सवाल होंगे, आप जोड़ता रहे मास्टर, और लॉजिकल है। दिस इज वेरी मच लॉजिकल। मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूं, आपको पूरा कंसेप्ट सिखाता हूं और आपको जानकर आश्चर्य होगा। बहुत अच्छे किताब का ये सवाल है, हम उन्हें वहां से कॉपी कर लिए इसको। बहुत अच्छी किताब में ये सवाल मिल जाएगा, है ना, आप करेंगे तो मिल जाएगा। देखो हमारे सवाल करने का जो स्टेप होगा वो ऐसा होगा कि एक बॉडी है, 3 kg का बॉडी है और 30 सेंटीमीटर लेंथ है। इधर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 32 न्यूटन और पीछे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 12 न्यूटन था ना शायद, कितना था भाई भूल गया, 20 न्यूटन था, सॉरी 20 न्यूटन। तो सवाल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसका एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन होगा बेटा नेट फोर्स बटा नेट मास। फोर्स 32 आगे, पीछे 20, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया 12 बटा एक्सेलरेशन हो गया मास हो गया 3, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। डायरेक्टली सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। डायरेक्टली सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर।
तो ये 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट को अलग एज्यूम करना है नहीं, एज्यूम करना है। तो सर ये 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट को अगर मैं पीछे एज्यूम कर लेता हूं, जिसका मास 1 kg है, इस पे पीछे फोर्स तो 20 न्यूटन लग रहा था, हाँ, और आगे कुछ हम मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर वाला पीछे वाले 10 सेंटीमीटर पे आगे टी लगाएगा, और ये वाला पार्ट आपका 20 सेंटीमीटर का है, हाँ, इस पे आगे कितना फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन। तो कांटेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, तो पीछे लगेगा आपका ये टी। अब बीच में कहीं भी कहीं से भी ये अगर 10 20 या 15 सेंटीमीटर हो, ये कुछ भी हो, कहीं से भी काटे, तो कहीं से भी काट के जब तुम एज्यूम करोगे तो ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा था, ये पूरा आगे की तरफ एसिलेट होगा, एसिलेशन आगे होगा, क्योंकि जिधर फोर्स ज्यादा होता है उधर ही एसिलरेट होता है। तो सर ये आगे एसिलरेट होगा, हाँ, ये आगे जा रहा है, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो पक्की बात है कि 32 न्यूटन ज्यादा होगा टी से, मतलब 32 न्यूटन से कम ही आएगा ये टी। और ये वाला ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो सर टी ज्यादा होगा 20 न्यूटन से, तो 20 न्यूटन से टी ज्यादा होगा, मतलब 20 न्यूटन से टी ज्यादा है, और 32 न्यूटन से टी कम है। तो टी जो होगा हमेशा इन दोनों फोर्स के बीच आएगा, बताओ क्या जोरदार समझ आया? क्या जोरदार समझ आया? बताइए प्लीज। अब यहां से आप इसका एफबीडी बनाएं, तो जब भी एफबीडी बनाएंगे तो नेट फोर्स 32 न्यूटन आपको पता है ज्यादा है, क्योंकि एक्सीलरेशन आगे है, तो आगे वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा। तो आगे नेट फोर्स देखेंगे तो 32 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से आप सॉल्व करेंगे, टी आएगा 24। क्या जोरदार समझ आया? सर अगर मिड पॉइंट पे पूछे तो मिड पॉइंट पे पूछे तो दोनों फोर्स का सम बटा 2, आंसर 32 और 20 कितना होगा बे? 32 और 20 42 52 26 न्यूटन आएगा, निकाल ले। रामलाल, मतलब तुमको ना जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो सबसे लोएस्ट स्टेट वाला कंटेंट है मेरा। सर क्यों? अच्छा सिखाओ ना, औकात है तेरी सीखने की। जोड़ ले, दोनों का सम निकाल के 2 से डिवाइड कर ले, वही आंसर होगा। और सुन, एक बच्चा बोल रहा था कि सर अगर ऑप्शन में 22 होता तो, सुन बताता हूं, ये भी बताता हूं। देख, फोर्स अगर यहां पे पूछता तो आंसर इसके पास होगा, और फोर्स अगर यहां पे पूछेगा, हमें पता है 20 न्यूटन और 32 न्यूटन के बीच आएगा, 20 न्यूटन और 32 न्यूटन के बीच आएगा। यहां पूछेगा तो इन दोनों के बीच होना चाहिए। जितना पॉइंट इधर होगा उतना फोर्स इसके पास होगा, जितना पॉइंट इधर होगा उतना फोर्स इसके पास होगा। चल और ले, मुझे बता, सीख पाएगा? अब है बुद्धि, सीख पाया? लिख ले। और अगर तू इतना सीख पाएगा ना, तो आज तक कोई सवाल ही नहीं बना, चाहे वो एससी वर्मा, एरोडोब हो, कोई सा भी किताब हो, इस तरह का सवाल कितना भी तुम्हें मुश्किल पूछ ले, तू 4 ऑप्शन देके सीधा आंसर टिक करेगा, चाहे आईआईटी एडवांस का पेपर क्यों ना हो, कोई सा भी पेपर हो, तू ये सवाल उठा और सीधा आंसर टिक करेगा तू 4 ऑप्शन देख के। बता समझ आया कि नहीं आया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि 32 न्यूटन से कम और 20 न्यूटन से ज्यादा, तो बीच में देख लो यार, क्या गेम कर रहे हो। चलो अब दूसरा सवाल, कनेक्टेड बॉडी मोशन में एकदम पीएचडी करा देंगे आपको जोरदार। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको एक रस्सी से बांध दिया 4 kg के ऑब्जेक्ट के साथ, और सब दोनों को रख दिया स्मूथ सरफेस पे, तो सवाल पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg and 2 kg and tension in string which is between 2 kg and 4 kg, which is between 2 kg and 4 kg। 2 kg and 4 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है।
उसमें क्या निकालना है आपको? टेंशन निकालना है। समझ आ गया? अब सुनिएगा प्लीज, अगर तुम सीख पाओगे ना बेटा, तो सबसे पहले मैं तुम्हें विजुअलाइज ही कराता हूं, सीखना, फील करने की कोशिश करना, जबरदस्त चीज सिखाऊंगा। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, हाँ सर किया था, कैसा सवाल था वो? सर सवाल कुछ ऐसा था कि एक ऑब्जेक्ट था, ये पूरा टोटल 30 सेंटीमीटर का था, या पूरा आप कह दो सर एक ऑब्जेक्ट था जो 3 kg का था एक्चुअल में। इस पार्ट को 2 kg बोल देंगे और इस पार्ट को 1 kg बोल देंगे, और चिपका हुआ था। तो यहां पे तुमसे टेंशन पूछा था तो अलग अलग इमेजिन कर लिया था ना? हाँ सर कर लिया था। ठीक है, अब ये दो बॉडी कनेक्टेड है। क्या है ये? दो बॉडी कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रिंग 2 kg एंड 4 kg के बीच में लगा है, इसमें हर जगह टेंशन टी सेम होगा। हाँ टी होगा। यहां पे टेंशन टी अगर मैं पीछे मानता हूं तो यहां पे टेंशन टी आगे होगा। हां होगा। कॉन्टैक्ट से अवे होता है along द लेंथ, और कॉन्टैक्ट से अवे होता है along द लेंथ। जितना टेंशन टी इस पे पीछे होगा उतना ही टेंशन टी इस पे आगे होगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ही एज्यूम करूं और इस पे नेट फोर्स देखूं, तो ये 2 kg और 4 kg को एक ही ऑब्जेक्ट मान लेता हूं ना, 6 kg। सर 2 kg और 4 kg को एक कैसे मान सकते हो? भाई साहब रस्सी से बांधा हुआ तो है, जब मैं आगे खींच के ले जाऊंगा तो एक ही साथ तो ये आगे जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग आइडियल है। स्ट्रिंग जब आइडियल होता है, जब कुछ ना लिखा हो तो आइडियल ही मानते हैं। जब स्ट्रिंग आइडियल होता है तो ना तो ये कंप्रेस हो सकता है ना इलोंगेट हो सकता है। मासलेस स्ट्रिंग है, हर जगह टेंशन टी सेम होगा। तो अब दोनों को मिला के एक यूनिट मान लीजिए। अब 4 kg पे टेंशन आगे, 2 kg पे टेंशन पीछे, तो नेट टेंशन 6 kg पे क्या हो जाएगा? 0 ही तो इंटरनल फोर्स है। एक ही फोर्स बचेगा आगे की तरफ, 30 न्यूटन। बस ये जो टेंशन है ना, अगर दोनों को एक यूनिट मान लो, चिपका हुआ मान लो, जो पहले तूने चिपका हुआ था उसको अलग करके सवाल सॉल्व किया था, जो अलग अलग है उसको चिपका हुआ मान लो। चिपका हुआ मानोगे तो आगे की तरफ फोर्स 30 न्यूटन, नेट अनबैलेंस फोर्स यही देगा 30 न्यूटन। दोनों को एक ही यूनिट मान लोगे तो जितना इस पे आगे उतना इस पे पीछे। तो सर एसिलेशन कितना होगा? एसिलेशन होगा फोर्स बटा मास। फोर्स है तुम्हारा 30, मास है तुम्हारा 60, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। गजब सर गजब। तो एसिलेशन आ गया। अब इतने एसिलेशन से कौन चल रहा है? इतने एसिलेशन से 2 kg वाला भी आगे चल रहा है और 4 kg वाला भी इसी एसिलेशन से आगे चल रहा है, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से बने, स्ट्रिंग स्ट्रेच हो नहीं सकता है। तो अब कोई किसी का भी एफबीडी बना लो, 2 kg में आगे 30 न्यूटन, पीछे टी। इसका नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि फालतू में दो फोर्स क्यों देखे। 4 kg का एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ 4 kg, एफबीडी ऑफ 4 kg। अब 4 kg का एफबीडी बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही टेंशन लग रहा आगे टी। तो ये 4 kg का ऑब्जेक्ट, आगे टेंशन इस पे लग रहा सिर्फ टी। तो फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स इस पे आगे लग रहा टी, मास इसका है 4 और एसिलेशन है 5, तो 20 न्यूटन टेंशन की वैल्यू आ गई। आंसर ले मजे कर। अब सोच कि जो पिछला वाला सवाल किया था उससे भी आसान है ये। कितने लोगों का जवाब है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। फटाफट बताएं। टी 20 न्यूटन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। टी इज 10 न्यूटन। कौन है बे? ठीक है। अब सुनो, रामलाल टाइप किताबों में इसको कैसे करते हैं साहब। अब किताबों वाला मेथड करा दूं, किताबों वाला मेथड कर ले। चलो किताबों वाला मेथड करते हैं। किताबों वाला मेथड कैसे करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं कि चलो 4 kg का एफबीडी बनाएं। मान ली ये ऐसे आगे चल रहा, तो जितना फोर्स आगे लगेगा, फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन, तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा आगे टी, तो टी बराबर लिखते हैं मास इंटू एसिलेशन, एक इक्वेशन बनाते हैं। फिर 2 kg का एफबीडी अलग बनाते हैं। 2 kg पे आगे 30, पीछे टी, तो लिखते हैं आगे 30 और आगे की तरफ ये एक्सेलरेट हो रहा है, हमें पता है क्योंकि सिस्टम 30 न्यूटन आगे लगा है, तो 30 न्यूटन डोमिनेटिंग हुआ, तो यहां पे लिखेंगे 30 माइनस टी, क्योंकि नेट फोर्स आगे देख रहे हैं, टी पीछे लग रहा है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए मास इसका 2 इंटू एसिलेशन है, इसका मास 4 है तो 4 रख देंगे। तो यहां पे t बराबर 4a लिख सकते हैं, तो t बराबर यहां पे लिख देते हैं 4a। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा तुम्हारा 30 इज इक्वल टू, इधर बचेगा 6a, तो एसिलेशन बराबर 30/6। यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट यहां पे फील करा दिया। है ना? टू मच इजी। यस यस, वेरी गुड। टू मच इजी, कुछ खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। कौन करेगा ये मजदूरी?
अब देखो कि इसका अलग एफबीडी बनाया तुमने, इसका अलग एफबीडी बनाया तुमने, इसको नीचे चिपकाओगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ऐड कर दो, टी से टी कटेगा, 30/6 से बात तो वही आई 30/6। और मैं तो डायरेक्टली बोल रहा कि अगर आप 2 kg को कंसीडर करेंगे तो टेंशन टी पीछे है, 2 kg को कंसीडर करेंगे टेंशन टी पीछे है, 4 kg को कंसीडर करेंगे टेंशन टी आगे है। लेकिन दोनों को एक ही सिस्टम मानेंगे तो इन दोनों के बीच में टेंशन इंटरनल फोर्स है। 2 और 4 kg को मिला देंगे और टेंशन देखेंगे तो 2 पे पीछे और 4 पे आगे, नेट टेंशन खत्म हो जाएगा, नेट टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ आया? बहुत बढ़िया बेटा, टू मच इजी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको अगले पड़ाव की तरफ ले चलते हैं। समझ में आया? अब यहां पे तो सिलेशन ही आया है, फिर टेंशन अलग निकालना पड़ेगा एक ही वैल्यू रख के। तो दोनों मेथड मैंने आपको करा दिए, दोनों मेथड आपको मैंने करा दिए, है ना? मजा आ गया सवाल देख के? चलिए अब एक सवाल है, स्मूथ सरफेस है साहब, अब 3 बॉडी को मैंने जोड़ दिया, T1 T2 इन गिवन फिगर आ, T1 T2 इन गिवन फिगर। कितने बॉडी को जोड़ दिया? 3 बॉडी को जोड़ दिया। ठीक है सर, 3 बॉडी को जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस फोटो में ध्यान से देखें, फोटो में ध्यान से देखें तो सर पक्की बात है कि यहां पे 3 kg पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन आगे की तरफ। देखिए ये लगा आपको 120 न्यूटन आगे की तरफ, और जब हम यहां देखें तो इस रस्सी में T1 टेंशन है पीछे, इस पे पीछे T1 होगा और इस पे आगे T1 होगा, इस पे पीछे T2 होगा, इस पे आगे T2 होगा। देखिए आगे T2, आगे T2। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? तो क्या करें बताओ? बच्चे कह रहे सी जवाब है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना और मेहनत करोगे ना तो तुम एक कदम बढ़ाओगे। तुम अगर चलना सीखोगे मैं तुम्हें दौड़ना सिखा दूंगा, और तुम मेहनत करके दौड़ना सीख लोगे ना मेरे से तो मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा, और मेहनत करके तुम उड़ना सीख जाओगे ना तो मैं तुम्हें रॉकेट पे बिठा के उड़ा दूंगा। तो खुद उड़ेगा, उससे अच्छा रॉकेट पे बिठा के उड़ा दूंगा, है ना? तो तू खुद मेहनत कर। सी अगर तेरा आंसर आ रहा है, देखते हैं, अगर सी सही हुआ ना तो मैं एक जबरदस्त मेथड समझाऊंगा, नहीं तो नहीं समझाऊंगा। तूने सी जवाब दिया है, अगर सी तेरा अगर सही आ गया, चाहे तुक्का हो या लक हो या तुमने मेहनत किया हो, मुझे नहीं पता, अगर सी सही आ गया ना तो एक जोरदार चीज सिखाऊंगा। चल, हालांकि जोरदार चीज कुछ नहीं होता, वो असल में वही होता है जो हम पढ़ते हैं, अरे लेकिन वो एक नजरिया अलग होता है, सोचने का समझने का नजरिया अलग होता है। ठीक है ना? चलो तो हम देखते हैं कि आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सी आंसर है या नहीं, फिर मैं आपको जोरदार चीज बताऊंगा। चलिए क्या करें सर? तो सबसे पहले इन तीनों को एक यूनिट मान लें। चलिए साहब 3 kg, 5 kg, 7 kg एक मान लेते हैं। तो 7 3 10 15 kg। तो 15 kg को अगर एक यूनिट मान लेते हैं तो जितना टेंशन T2 आगे उतना पीछे कैंसिल, जितना आगे उतना पीछे कैंसिल, आगे बचा 120 न्यूटन फोर्स। सर यही तो एमआर स्टार है, ऐसे ही तो हमने किया था आगे। एमआर स्टार का एक अपग्रेडेड वर्जन नया है, डबल एमआर स्टार, ना ना द एमआर स्टार, वो तुम्हें नहीं सिखाता मैं ये तो एमआर स्टार ही सिखाता हूं तुम्हें, रिवील कर दिया आज मैंने, वो एक अलग चीज है, द एमआर स्टार, वो बाद में सिखाता हूं। चलो इधर देखो, अभी छोटे बच्चे हो बेटा, अभी इतना पढ़ लो। तो 15 kg पे आगे फोर्स लगा है 120 न्यूटन, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? इसका एक्सीलरेशन होगा फोर्स बटा मास 120/15। तो 120/15 कितना हो जाएगा साहब? 120/15 हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे हम किसी एक का एफबीडी बना लेते हैं। चलो 3 kg का एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ 3 kg। तो 3 kg का जब हम एफबीडी बनाएंगे, ये 3 kg एक ऑब्जेक्ट है, आगे फोर्स लग रहा है इस पे F = 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। ठीक है? और पीछे टेंशन देखो, इस रस्सी में T1 है तो इस पे पीछे T1, इस पे आगे T1, तो पीछे लगेगा टेंशन T1। ठीक है? अब बताइए जा कहां रहा? अब मुझे बताइए ये कहां जा रहा है, पीछे की आगे, कहां जाएगा? तो सर 120 न्यूटन डोमिनेटिंग था, पक्की बात हमने निकाला है सर, ये पीछे की तरफ जा रहा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस तरफ एक्सीलरेशन हो रहा। तो अब यहां पे आपको प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसे नहीं कहना है सर पीछे की तरफ है तो माइनस लेंगे, आगे की तरफ है तो प्लस लेंगे। इस पूरे एनएलएम में किताबों में प्लस माइनस का बहुत सारा कंसेप्ट दिया होता है, उसको इग्नोर करिए। मैं आपको एक जोरदार चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पीछे की तरफ 120 न्यूटन फोर्स लगा है 3 kg पे, पीछे की तरफ 120 न्यूटन फोर्स लगा है। हाँ सर, और हमें पता है पीछे जा रहा है, तो हम इधर की तरफ ही डोमिनेटिंग फोर्स देखेंगे। तो पीछे की तरफ डोमिनेटिंग फोर्स कितना है? 120 माइनस T1। तो आप लिखेंगे 120 माइनस T1, क्योंकि हम पीछे की तरफ नेट फोर्स देख रहे हैं, पीछे को ही हमने पॉजिटिव मान लिया। बराबर मास बताइए 3 इंटू एक्सीलरेशन A, दैट्स ऑल। तो 120
माइनस T1 बराबर 3 इंटू ए कितना हो जाएगा? तो एसिलेशन की वैल्यू हमने निकाला 8, 3 मल्टीप्लाई 8 24, तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस 24, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 120 माइनस 24 इज इक्वल टू 96 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने निकाल दिया था 96 न्यूटन? एक ही ऑप्शन में आ रहा अच्छा T1 एक ही ऑप्शन में आ रहा। T2 निकालना होगा तो क्या करेंगे सर? T2 निकालना होगा तो 7 kg कैपेसिटी बना लेंगे। ठीक है भाई, क्या बना लेंगे? 7 kg कैपेसिटी बना लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या सर किस लिए? कैमा स्टार सीखने के लिए तैयार हैं? हाँ सर तैयार है। तो सुनो, असल में जब तुम यहां पे 120 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो इस पे यहां पे 120 न्यूटन फोर्स लगा और पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होगा। तो पूरा सिस्टम जब एक्सेलरेट होगा तो सर ये 3 kg वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस फोर्स का इफेक्ट खा जाएगा और थोड़ा सा पीछे पास कर देगा। हाँ, थोड़ा सा पीछे पास कर देगा। तो यही बात हो गया कि सर आपने ये समझाया था कि मान लो एमआर को मैंने लिटा दिया जमीन पे, ये एमआर को नहीं, रामलाल को लिटाया। सॉरी, एमआर को क्यों लिटाया बे? एमआर तो तुम्हें खींचेगा पकड़ के, और एमआर यहां है, तुम्हारे बॉडी को पकड़ के खींच रहा मैं। तो सबसे ज्यादा कष्ट तुम्हें कहां होगा? सर सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे यहां होगा। सबसे ज्यादा अगर मैं फोर्स यहां पे एफ लगाऊं तो एफ का सबसे ज्यादा इफेक्ट यहां होगा, क्योंकि इसी पॉइंट के भरोसे सारा मास आगे एक्सीलरेट होता है। यहां पे टेंशन ज्यादा होगा, यहां पे टेंशन थोड़ा कम होगा, यहां पे टेंशन थोड़ा कम होगा, यहां पे कम होगा, और यहां पे थोड़ा टेंशन और कम होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेंशन कम होता जाएगा। ठीक है सर, तो जितना फोर्स मैंने यहां पे लगाया है, ठीक है सर, आपने लगाया है, उसमें से थोड़ा सा फोर्स का वैल्यू इसको एक्सेलरेट कराने में खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा इसको एक्सेलरेट कराने में खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा इसको एक्सेलरेट कराने में खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फोर्स, नेट फोर्स बटा नेट मास से एक्सेलरेशन निकाल लो, नेट फोर्स बटा नेट मास से एक्सेलरेशन निकाल लो, ये आ गया 8। अब इसको इतना एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स चाहिए? उतना ये खाएगा, ज्यादा थोड़ी ना खाएगा। कितना फोर्स खाएगा? ये 8 मल्टीप्लाई 3 24 खाएगा। तो 120 माइनस 24 इज इक्वल टू 96, तो यहां पे टेंशन होगा 96। ये फोर्स ही तो खाएगा, ये एक्सेलरेट हो रहा है तो फोर्स खाएगा। MR 2.0, नो, दिस इज नॉट MR 2.0, दिस इज द MR स्टार, दिस इज द MR स्टार। सुनिएगा प्लीज। पक्की बात है, यहां पे 120 न्यूटन लगाया तो थोड़ा सा ये खा जाएगा या थोड़ा कम होगा, या खा जाएगा थोड़ा कम होगा। तो एक तो लॉजिक समझ आया कि T2 कम होगा, T1 से T2 कम होगा। ये पागल टाइप आदमी किसने ऑप्शन बनाया बे? किसने ऑप्शन बनाया? जैसा तुम्हें ये ऑप्शन अगर किसी किताब में दिख जाए तो फाड़ के फेंक देना उस किताब को। कौन ऑप्शन बनाया? ये पागल टाइप आदमी कह रहा है T2 ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा भाई? ये 120 से थोड़ा कम होगा, ये और कम होगा, ये तो पागल आदमी है। और सर ये भी पागल था, ये भी पागल था। तो देख के पता चल रहा है कि एकदम महाबायात घटिया किसी इंसान ने ऑप्शन बनाया है। और एमआर के बच्चे तो इसको देख के फाड़ के फेंक देंगे, सवाल ही सॉल्व नहीं करेंगे। कौन सर सवाल अगर बनाओ तो थोड़ा ढंग का बनाओ। ये कौन सा सवाल बनाया यार? भाई साहब उनको बोल दो कि तुम कौन हो, अगर सवाल देना तो बढ़िया सवाल दो। अब देखना, सवाल देखने का नजरिया देखना तुम्हारा कैसा बदलता जाएगा। सवाल देखने का नजरिया देखो कैसे बदलता जाएगा। ये कौन सवाल बनाए? ये T2 को ज्यादा बोला, ये क्या कर रहा है? अब सर ये दोनों में से कोई ऑप्शन एक हो सकता है। एक और चीज बता तो, खेलना है खेल। सर अगर एक्सीलरेशन 8 आया है तो 8 पे 40, यहां पे 40 न्यूटन खाएगा, तो पक्की बात है इन दोनों में डिफरेंस 40 का होगा। तो सर यहां डिफरेंस 40 का है नहीं, ना है, तो खत्म। इसमें देख डिफरेंस 40 का, मतलब ये सही है। भाई साहब क्या क्या बोल दिया आज, झेल पाएगा? द बेटा द, क्या लगा ना द। मैंने यही सोचा था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सोच पाए तो मुझे खुशी है कि आप सोचना सीख गए, बहुत बढ़िया। क्या बोला समझ आया? अब मुझे टेंशन भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर तू सोच पाएगा तो सोच। साहब बत्ती उड़ा दूंगा, एकदम बत्ती उड़ा दूंगा, ध्यान से देख।
अगर 120 बटा 15 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आया, हाँ सर आया, तो ये कितना खाएगा सर? 8 पचे 40, 8 मल्टीप्लाई 4 40, ये 40 खाएगा, ये 40 खाएगा, तो इन दिनों डिफरेंस 40, मतलब यहां जितना टेंशन होगा उसमें से 40 खा लेगा और बचा वो इसको दे देगा, तो इन दोनों में डिफरेंस 40 का होगा। वही ऑप्शन सही हुआ जिसमें डिफरेंस 40 का होगा, वही ऑप्शन सही हुआ जिसमें डिफरेंस 40 का होगा। जा जी ले अपनी जिंदगी। सवाल कौन बनाएगा? सवाल ढूंढ के ला। कौन बनाएगा सवाल बे? कौन है जो सवाल बनाएगा? बना सवाल। गजब, मौज कर दी। दयमा स्टार की जय। ओ माय गॉड, गजब भाई गजब। बेटा ऐसे नहीं कहते हैं एमआर। क्यों कहते हैं एमआर? क्यों कहते हैं एमआर? ऐसे नहीं कहते भाई साहब। न्यूटन भी सोचेगा कौन मास्टर है वे? कौन है ये मास्टर? मजा आया सर, मजा आया। मजा आया तो पैसा लगेगा। जितना ज्यादा मजा आएगा उतना ज्यादा पैसा लगेगा। बड़ा पछताओगे छोड़ के जो जाओगे, बड़ा पछताओगे छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। अरे छोड़ के तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। रिपीट, एक करा रिपीट। चलो चलिए बताइए प्लीज, समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया तो बाकी तो सॉल्यूशन यहां है ही। नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन तो यहां ही। चले आगे बढ़े क्या? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको रहने देते हैं, रामलाल लेटा पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अरेंजमेंट ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम एज शोन इन फिगर। द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg and 2 kg blocks are the surface of the frictionless respectively. Surface is frictionless respectively. Surface is frictionless. Mu is 0. Surface is smooth. Surface is smooth. Surface is smooth. देखिए, arrangement of two block system as shown in a figure. Two block system है 1 kg and 2 kg. The net force acting on 1 kg and 2 kg block are. अच्छा, 1 kg and 2 kg ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो पूछा है। 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लगा है वो पूछा। कर पाएंगे क्या? कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे कि जो नेट फोर्स, अच्छा आई एम सॉरी, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं पूछा। आई एम सॉरी, मैंने सवाल गलत पढ़ लिया था। आई एम सॉरी। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स आर। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स आर। 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो पूछे। तो अगर तुम यहां पे सीधा अगर खेलना चाहो, अरे तो सवाल को तो सॉल्व कर ही लेंगे, हम खेलते हैं। चलो तो 4 और 8 न्यूटन तो हो ही नहीं पाएगा आंसर कभी भी। अरे भाई साहब, अगर पूरे सिस्टम पे तो 6 न्यूटन का मैंने फोर्स दिया है, अब ये कह रहा है कि 8 न्यूटन फोर्स कैसे लग जाएगा? पागल है क्या यार, गजब कर रहा है। 3 न्यूटन 6 न्यूटन ये भी नहीं होगा आंसर, ये कहां से होगा? अब पूरे सिस्टम का सिलेक्शन, अच्छा ये 1 kg है तो इसमें से कम ही फोर्स खा पाएगा, तो सीधा 1 न्यूटन कैसे होगा? ये गलत होगा, मतलब ये आंसर सही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने बिना सॉल्यूशन का सही आंसर टिक कर लिया? कितने लोगों ने बिना सॉल्यूशन का ही सही आंसर टिक कर लिया? क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है? और मैं तुम्हें ढंग से बताऊं तो ये ईयर नहीं लिखा है, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है 1 kg और 2 kg में फोर्स कितना होगा। तो सुनो ध्यान से, ऐसा है कि 6 न्यूटन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं नेट फोर्स भी निकालूंगा ना इस पे, तो 2 kg वाला पीछे लगाएगा इस पे, तो 6 न्यूटन से तो कम ही आएगा, कुछ फोर्स खा जाएगा। ये 8 न्यूटन आएगा नहीं। और सर ये क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता कि जब ये पूरा सिस्टम चलेगा तो 1 kg वाला कमजोर है बेचारा, ये कितना खाएगा? तो 6 न्यूटन में से थोड़ा खाएगा, तो सीधा खा के 5 न्यूटन कम तो नहीं कर देगा, तो गलत हो गया। ठीक है ना? चलिए अब सॉल्व भी कर देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। सबसे पहले आप सब सवाल को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे सिस्टम को एक
यूनिट मान लेंगे। तो 1 kg एंड 2 kg बेटा ये हो जाएगा आपका 3 kg, और 3 kg पे आगे की तरफ आप फोर्स लगाएंगे 6 न्यूटन। इस पे आगे की तरफ फोर्स कितना लगाएंगे 6 न्यूटन। आगे तो फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन है ना, पीछे से आगे की तरफ लग रहा है, चल तू यहां लगा ले, घबरा मत, यहां पे लग रहा है फोर्स 6 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स बटा मास। फोर्स बोलो 3, मास बोलो सर, मास बोलो सॉरी 4 6, मास हो जाएगा 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है साहब, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि दोनों सिस्टम, दोनों ब्लॉक एक साथ चिपक के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा। तो 2 kg वाले को आगे लेके कौन जा रहा, 1 kg वाले पे जैसे मैं 6 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, बेटा कंसेप्ट बड़े आराम से और धीरे धीरे समझिए प्लीज। तुम्हें खेलना तो सिखा दिया मैंने, लेकिन ये भी समझो, अगर मैं 6 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा 1 kg पे, 6 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा 1 kg पे, तो ठीक है, तो 1 kg आगे जाना चाहेगा, लेकिन ये 2 kg वाला इसको आगे जाने से रोकेगा, तो 1 kg वाला इस पे आगे धक्का मारेगा, तो 1 kg की वजह से 2 kg पे आगे फोर्स नॉर्मल के फॉर्म में, तो 2 kg वाला 1 kg पे पीछे नॉर्मल लगाएगा, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। क्लियर है, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पीछे। तो 1 kg का आप जब FBD बनाएंगे, FBD ऑफ 1 kg, तो 1 kg पे आगे की तरफ बेटा फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, और पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ नॉर्मल। तो 6 न्यूटन ज्यादा हुआ या नॉर्मल ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे एक्सीलरेट कर रहा है। आगे जब एक्सीलरेशन इसमें देखा है तो पक्की बात है 6 न्यूटन ज्यादा होगा आगे की तरफ। तो लिखेंगे 6 माइनस n बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 1 kg का ये ऑब्जेक्ट है, तो बेटा 6 माइनस n बराबर मास बोलो 1, और एक्सीलरेशन बोलो, एक्सीलरेशन है आपका 2, तो ये 6 माइनस n, तो 6 माइनस 2 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये 4 न्यूटन आ गया। 2 kg पे तो एक ही नॉर्मल रिएक्शन आगे लग रहा है, तो 2 kg पे 4 न्यूटन, और 1 kg पे देखो ये 4 आया, आगे की तरफ 6 और पीछे की तरफ 4, तो नेट फोर्स कितना बचेगा 2 न्यूटन। तो C इज योर करेक्ट आंसर, C इज योर करेक्ट आंसर। C इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया प्लीज, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 ब्लॉक ए बी एन सी, AIPMT 2015 का सवाल है, ढंग से देखिएगा। 3 ब्लॉक ए बी एन सी ऑफ मासेस 4 kg, 2 kg एंड 1 kg। बेटा ये 4 kg है, ये 2 kg है, और ये बेटा 1 kg है रिस्पेक्टिवली, आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सर्फेस एज सोन। ए द फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, यहां पे फोर्स लगा है 14 न्यूटन, फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक में 14 न्यूटन फोर्स लगा है, अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में क्या कांटेक्ट होगा, देखिएगा कितने आसानी से सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा कितने आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों को एक साथ मान लेंगे, तीनों को एक साथ मान लेंगे, तो 4 2 6 1 7, तो नेट फोर्स बटा मास हो जाएगा नेट एक्सीलरेशन। फोर्स हो गया आपका 14 बटा मास हो गया 7, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सबका एक्सीलरेशन इतना ही होगा क्योंकि सब चिपक के एक साथ आगे चलेगा। तो आप सीधा एमआई स्टार लगाएंगे क्या? हाँ सर लगा लेते ना, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं एमआई स्टार के टक्कर में, सीधा लगाइए एमआई स्टार बड़े आराम से। ये 2 और ये 4, तो 8 न्यूटन खा जाएगा सर, 8 खा जाएगा तो 6 न्यूटन आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कहा जाता था कि AIPMT 2015-16 सबसे मुश्किल पेपर आया था। AIPMT 15-16 का सबसे मुश्किल पेपर का सवाल का सॉल्यूशन एमआई स्टार बड़े आराम से 2 और 4 8 8 खाएगा, 14 में से 8 खाएगा, 14 में से 8 खाएगा तो बचेगा 6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। मजे करो, पीछे उतना ही जाएगा जितना छोड़ेगा। क्या हाल मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेलो। क्या मन भूमि में खेलने में मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? सी 1 2 बच्चा तो लिख दो सर, रिपीट कर दो, रिपीट। मजे लेने के लिए मत लिखना, बहुत मारूंगा फिर। इजी गर्दा विजुअलाइजेशन जोरदार, वाह। इन 2 मिनट, वह 2 मिनट किसको लगा, वह उठा के फेंक दूंगा, 2 सेकंड बोल रामलाल। इन 2 मिनट, 2 मिनट में अगर तू पेपर करेगा तो पेपर नीट का कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। 180 सवाल 180 मिनट में करने होते हैं, इन 2 मिनट गधा गई का। ये तो देख दे 4 2 6 1 7, हमें पता है 14 बटा 7 2, 4 2 8, 14 माइनस 8 6, कितना लगा गिन समय? 2 मिनट कह रहा है बकलोल, 2 मिनट कह रहा है यार, ये बेइज्जती कर रहा है, तू बेइज्जती कर रहा है।
चलो रिपीट करता हूं, चलो रिपीट करता हूं एक बार, चलो रिपीट करो सर। 4 2 6 1 7, 7 kg का मास, 14/7, 14/7 मतलब 2 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन, 4 × 2 8, 14 - 8 6। ले रिपीट कर दिया, ले रिपीट कर दिया। चल आगे बोल, एक बार और करो, चल रहे ये 7 चलेंगे तो 4 2 6 1 7, 14/7 2, 4 × 2 8, 14 - 8 is 6। ले चल आगे देख। Figure shows 2 blocks connected by the light in a extensible string as shown in a figure. A force of 10 Newton is applied on the bigger block. Force of 10 Newton is applied on a bigger block at an angle 60 degree with horizontal. Then the tension in a string connecting the two masses is. Tension in a string connecting the two masses is. Tension in a string connected in two masses. सुनो ध्यान से। अब ये सवाल एक नॉर्मल बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सर फोर्स टेढ़ा लगाया सर, हम तो लेट जाएंगे सर, टेढ़ा बोर्ड में हम कैसे करेंगे सर बताओ ना सर, कैसे करेंगे सर ऐसे कैसे करेंगे सर टेढ़े में कैसे करेंगे सर। देख टेढ़े में पहले इसको सीधा कर। इस 10 न्यूटन का फोर्स जो XY प्लेन में लग रहा है उसका एक कंपोनेंट ले इधर, चल ले भाई, एक कंपोनेंट ले इधर, देख एक कंपोनेंट। रे क्या चाहता है ये, क्या हुआ चोर मना कर रहा है तो चलने से, क्या हो गया भाई, कौन सा मोड आ गया इसमें, भूत आ गया क्या? अरे गजब है। ये भी कह रहा है कि सर लिख के बोर्ड भी पता है क्या कह रहा, सर सवाल को तो सब देख के सॉल्व कर रहे हो, हमारी क्या जरूरत है, हम बुरा मान जाएंगे, लिख के सॉल्व करो ना यार। कह रहे मजदूरी मैथ तो आप कर नहीं रहे हो, सवाल को ऐसे सॉल्व कर रहे हो, 10 का कंपोनेंट आगे ले रहे हो और फिर ऊपर लोगे और देख के सवाल सॉल्व कर लोगे तो हम नहीं चलेंगे, फिर जाओ। ये भी बुरा मान गया। अरे भाई मान ही नहीं रहा, भाई मान जा, देखते इसको मानने का। अरे नहीं, ये बुरा मान गया भाई। कह रहा है कि हमारे इतने बड़े बोर्ड होने का क्या फायदा, जब सवाल को आप देख के आंसर टिक कर रहे हो तो फिर मेरा क्या फायदा। ये इस सवाल से ज्यादा बुरा मान गया यार। इस सवाल को हमने किया ना, इसलिए बुरा मान गया, बोला कि इतना हमारा जो स्पेस खाली रह गया है, मैं जॉब छोड़ दूं, ये बोर्ड कर रहा है मैं जॉब छोड़ दूं, मेरा भी तो कुछ काम है, मेरा भी तो कोई औचित्य है, मेरे जीवन का कोई महत्व है। हमारा जो इतना बड़ा बोर्ड है, सब लोग इस पर लिख के सॉल्व करते हैं, आप इसको देख के सॉल्व कर रहे हो, हम बुरा मान जाएंगे। हाँ मान गया। अब कह रहा हाँ यहां लिखो और सॉल्व करो पूरा, तब मैं आगे जाऊंगा। अच्छा ये कह रहा पूरा सॉल्व करो तब मैं आगे जाऊंगा। अच्छा देखते हैं। अरे तो सही में पूरा मान गया यार ये तो सही में पूरा मान गया। यहां भी ठीक है, यहां तो ठीक है। गजब कर रहा है ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा तभी आगे जाना पड़ेगा भाई, ये सवाल हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। बुरा मान गया बोर्ड, कह रहा है चल भाई मुझे जरूरत भी नहीं तेरा, जा मानने दे बुरा, हमें क्या है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे सवाल को सॉल्व। देख ऐसा है 10 का कंपोनेंट आगे देखो, तो 10 का कंपोनेंट आगे की तरफ आएगा 10 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये हो जाएगा 5। और हमें सिर्फ x के फोर्स से मतलब है, y के फोर्स से हमें कोई मतलब भी नहीं होता। जब हम x में मोशन देखेंगे तो x की फोर्स को देखेंगे, तो ये 5 और 3 2 5 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा और 5 kg ऑब्जेक्ट का मास है। 5/5 1 मतलब 3 का मतलब 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का जवाब है? द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। हाँ ठीक है चल आगे बढ़। देन टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कैसे 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का जवाब है 2 न्यूटन। बेटा अगर तुम सीख पा रहे हो तो जबरदस्त बताना। देख ये नॉर्मल बच्चे के लिए मुश्किल होता होगा, मेरी बात सुन, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक मान लिया, 10 का कंपोनेंट आगे देखूंगा, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 60 की वैल्यू होती है बेटा हाफ, तो ये हो जाएगा cos इज हाफ, तो 10 इंटू हाफ 5 न्यूटन। तो आगे की तरफ नेट फोर्स होगा 5, 3 + 2 इज 5, 5/5 इज 1। अब 1 से सिलेक्ट होने के लिए 3 न्यूटन खा जाएगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। हमें इस बोर्ड की जरूरत भी नहीं, मान जा बुरा मान जा, अपनी औकात में। देखो अब आ जाएगा तुरंत, ये देखो अब अपनी औकात में आ गया, अब ये ठीक चल रहा है। पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आया सच में है क्या ये। ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया, आगे चलो।
ये सवाल देखो, टू ब्लॉक आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, वन हैज मास m and other has mass 2m. A force F is applied on 2m as shown in a figure. Now the same force is applied on the rigid on mass m. In the two cases respectively, the ratio of force of contact between the two block is, ratio of contact force between the two block is, इन दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, ये हमसे पूछा है ना। कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व बताइए, कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व बताइए। भूत नहीं आया, बोर्ड बुरा मान गया, भूत कहीं नहीं आया। सवाल सॉल्व हो गया ना, बढ़िया, मजे लो। चलो अब देखते हैं यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ऐसा है कि 2m पे अपने फोर्स लगाया, तो 2m m पे लगाएगा कुछ ना कुछ नॉर्मल आगे, और m 2m पे नॉर्मल लगाएगा पीछे। इस केस में भी n1 नाम दे देते हैं। ये सेकंड केस है, यहां पे पीछे की तरफ F फोर्स लगा, तो पूरी सिस्टम इधर जाएगी। पूरी सिस्टम अगर इधर जाएगी कुछ ए एक्सीलरेशन से, तो 2m पे पीछे फोर्स लगेगा नॉर्मल, इसको n2 बोल देता हूं। 2m m पे पीछे लगाएगा नॉर्मल n2। अब आपको क्या करना है कि केस 1 की बात करते हैं। ये आपका केस 1 और ये आपका केस 2। केस 1 की बात करते हैं अपन। केस 1 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, नेट फोर्स बाहर से लगा F, नॉर्मल तो इंटरनल कैंसिल हो जाएगा, मास है 3m। तो फर्स्ट केस में सिस्टम का एक्सीलरेशन, चाहे वो 2m हो या m हो, दोनों साथ चलेगा, सिस्टम का एक्सीलरेशन हो जाएगा F बटा नेट मास 3m। केस 2 में भी देखेंगे बेटा, केस 2 में भी आप देखेंगे तो नेट फोर्स F पीछे की तरफ लग रहा और टोटल मास सिस्टम का है 3m, तो इसमें भी एक्सीलरेशन आ जाएगा फोर्स बटा नेट मास 3m। अब हम लोग क्या करते हैं कि केस 1 में m का FBD बनाते हैं, FBD ऑफ m। m का जब FBD बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, m का जब FBD बनाएंगे तो आगे नॉर्मल लग रहा है n1, m पे आगे नॉर्मल लग रहा है n1, तो n1 बराबर हो जाएगा मास m इंटू एक्सीलरेशन f बटा 3m। तो ये हो जाएगा आपका f बटा 3। अरे वाह सर, मजे आ गए। और चलो इधर देखो, यहां पे FBD बनाओ 2m का, तो 2m पे नॉर्मल n2 इधर लग रहा है, नेट फोर्स n2 इधर, नेट एक्सीलरेशन इधर ही, तो फोर्स बराबर मास हो जाएगा 2m और एक्सीलरेशन हो जाएगा f बटा 3m। तो यहां से m से m कैंसिल होगा, ये होगा 2f बटा 3। तो n1 और n2 का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 रेशियो आएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर, 1:2। बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? ए सी कैसे जवाब दे रहा है बेटा, सेम थोड़ी ना होगा। हवे इसलिए मैं नहीं सिखाता तुम्हें कुछ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाता। सेम कैसे बोल रहा हूं भाई? देखो ऐसा है, एक्सीलरेशन सेम होगा, लेकिन F में से 2m ज्यादा फोर्स खाएगा, इधर से लगाऊंगा तो F में से m कम फोर्स खाएगा सेम एक्सीलरेशन के लिए। गजब बात कर रहे हो यार। इसलिए मैं इसमें कुछ अच्छी चीजें नहीं सिखाने चाहता हूं। चलो ये सवाल है आपका होमवर्क, है ना, एकदम जोरदार तरीके से कर लेना बेटा। मुझे पता है कि आप सवाल देखते ही देख के आंसर बता दोगे। चलो देख के आंसर बताएं, चलो देख के आंसर बताते। 78 और 6 72 और 3 4 और 3 7 7 5 12, तो 6 एक्सीलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें टेंशन T2 पूछा है, इसमें T1 पूछा है, तो T1 निकाल लेते ना, 30 न्यूटन। तो ये 30 न्यूटन ये खाएगा, तो आगे की तरफ जो टेंशन होना चाहिए वो 36 न्यूटन होगा। T1 इज 36 न्यूटन, क्योंकि 30 न्यूटन इसको चाहिए एक्सीलरेट होने के लिए। ये 36 होगा तो 36 में से 6 घटाओगे तो 30 न्यूटन यहां पे नेट फोर्स आएगा, बस 36 होगा ये। अरे वाह यार, T1 इज 36। पता नहीं कौन सा बच्चा, लेकिन जोरदार। T1 इज 36 न्यूटन, बहुत बढ़िया। और ये 78 और ये खाएगा कितना, 18। 78 में से 18 घटा दो 60। T2 इज 60 न्यूटन। यस, T2 इज 60 न्यूटन। 36 एंड 60। अरे यार रुलाओगे क्या, मतलब तुमने एनएलएम का एकदम पीएचडी कर लिया, एडवांस लेवल पे एनएलएम पढ़ लिया तुमने, एकदम पीएचडी कर लिया। समझ आया, जोरदार समझ आया कि नहीं बताइए? बिना सॉल्यूशन के आंसर, इसको कहते हैं हमारे स्टार। कहीं क्या सॉल्यूशन है, बता क्या सॉल्यूशन है? हमारे स्टार सॉल्यूशन पे विश्वास नहीं करता, सीधा आंसर लिखता है, ले आंसर है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो बेटा, फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन अ बेस ऑफ लिफ्ट बाय 20 kg ब्लॉक। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ। तो लिफ्ट का बेस इस 2 kg पे कितना फोर्स लगाएगा ये पूछा। लिफ्ट का बेस 2 kg पे कितना फोर्स लगाएगा ये पूछा। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कितना फोर्स लगाएगा। अब 20 kg का एफबीडी बनाइए, एफबीडी ऑफ 20 kg। जब आप 20 kg का एफबीडी बनाएंगे, क्या करेंगे बेटा, 20 kg का एफबीडी बनाएंगे तो 20 kg पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लग रहा है। तो 20 kg का ऑब्जेक्ट हम बाहर से देखेंगे तो ऊपर जाता हुआ कैसे दिखेगा? लिफ्ट के साथ ऊपर तो जा रहा है ना, तो ऊपर जा कैसे रहा है बताओ, कैसे जाएगा ऊपर बताओ? ये ऊपर जाएगा कैसे बताओ? अरे मुन्ना, ये ऊपर जाएगा कैसे बताओ? सर ऊपर इसलिए जाएगा कि ये लिफ्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नीचे वाले नीचे ऑब्जेक्ट पे नीचे, मतलब लिफ्ट के बेस पे नीचे, ऑन बेस ऑफ लिफ्ट, ऑन बेस ऑफ लिफ्ट मैं लिख देता हूं साफ साफ। और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल लग रहा और नीचे वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा। जब इसका अच्छे से एफबीडी बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि ऊपर की तरफ मुझे एक्सेलरेटेड दिख रहा है। देखो लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो बोलेंगे ऊपर नॉर्मल m, नीचे mg, और मास इसका हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन है, यही तो लिखेंगे। नेट फोर्स बराबर मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, सीधा लिखो ना, F बराबर m है। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स ये हो जाएगा आपका n माइनस एम जी बराबर m है। n बताइए सर, n हो गया आपका ऊपर की तरफ, अरे स्यूडो फोर्स बाद में पढ़ाऊंगा बे, स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं। n माइनस ये mg उधर जाएगा तो प्लस mg होगा, mg प्लस m, mg प्लस m। m की वैल्यू होती है 20, तो m की वैल्यू 20, g इज 10, 20 m को कॉमन निकालेंगे और a की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 2, 240 न्यूटन। बहुत आसान है, 240 न्यूटन इज करेक्ट आंसर, बहुत आसान है। चलिए ये एससीबी का सवाल है, 240 न्यूटन, यस यस यस। ये बेटा देखिए एससीबी का सवाल है, 3 आदमी है, बंदर टाइप, ये बंदर लगा था, हमने आदमी लगा लिया। ये रामलाल है, ये बाबू जलेला है, ये कल्लू है। चलो ये कल्लू है, ये बाबू जलेला है, बाबू जलेला, और ये रामलाल है। रामलाल तेरा होशियार है, देख ऊपर भागे जा रहा है फटाफट। फुजरी कहाँ सर? फुजरी, फुजरी अभी बच्चा है, छोटा है वो, अभी तो कल तो पैदा लिया है, इतनी जल्दी उसको रस्सी पे कैसे भगा देंगे? कल तो पैदा लिया है, फुजरी अभी छोटा है। चलो देखिए ध्यान से, ये रामलाल का मास है 60 kg और ऊपर की तरफ जा रहा है ए से। बाबू जलेला नीचे की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखिएगा वेलोसिटी, और वो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। ये बेटा एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये नीचे की तरफ देखिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है ना? फिर फुजरी क्यों नहीं है? फुजरी छोटा बच्चा है यार, वो छोटे छोटे सवाल में आएगा, रस्सी पे उसको चढ़ा देगा। अभी कल पैदा लिया, आज रस्सी पे चढ़ के लटक जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बोला है टेंशन इन द रोप एट द रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट पे कितना टेंशन होगा? तो सबसे पहले आप ए का एफबीडी बनाएंगे। किसका एफबीडी बनाएंगे? ए का, एफ बी डी ऑफ ए, ए का एफबीडी बनाएंगे, ये वाला ए है। अब एक बात बताओ, ए हो, बी हो या सी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर नीचे ही लगता है। हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे नीचे लगेगा, तो ये ऊपर जा कैसे रहा है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे लग रहा है तो ऊपर जा कैसे रहा है? चलो ऊपर ऐसे जा रहा है जहां पे इसने रस्सी को पकड़ा है, रस्सी को पकड़ के नीचे खींच रहा है, रस्सी को नीचे खींचा तो रस्सी इस पे कहां खींचेगा? ऊपर, तो रस्सी इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा टी टेंशन, टी ए बोल दो, तो टेंशन इस पे लगेगा टी ए। अब बताओ ये टेंशन फोर्स टी ए ज्यादा होगा या एम जी ज्यादा होगा? तो सर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये भी दिया हुआ है, तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर का फोर्स ज्यादा होता है। तो आप लिखोगे नेट फोर्स ऊपर की तरफ टी ए माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन बनाओगे। तो यहां से टी ए बराबर आराम से आ जाएगा, टी ए बराबर एम जी को उधर ले जाओ, तो एम जी प्लस ए, मास बोलो 60, जी का वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका 12, 720 न्यूटन आएगा ना बेटा, 720 न्यूटन। समझ आया क्या? हाँ। अब एफबीडी बनाओ आप बी का, एससीबी का सवाल है बेटा, ये 3 बंदर, हमारे 3 बंदर तो यही है ना। चलो अब मुझे बताओ बी पे टेंशन कहां? ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां? नीचे। अब बताओ इस पे
कौन ज्यादा होगा, mg की t? बताओ, b के लिए tb ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा? b के लिए tb ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा? बताओ, फटाफट बताओ, ये कौन सा ज्यादा होगा? सर इन दोनों में से कोई भी ज्यादा नहीं होगा, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा। तो सीधा सीधा यहां से टीबी आ जाएगा 50 केजी, तो 50 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। ऐसा क्यों? टीबी ज्यादा होगा। देख 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 देख, ये कौन है? ये कहां से आते हैं ऐसे लोग, कहां से आते हैं? एमजी ज्यादा होगा एमजी ज्यादा होगा, क्योंकि सर नीचे जा रहा तो एमजी ज्यादा होगा। अरे साहब मर जा तू, मर जा, क्यों जिंदा है भाई साहब? यहां पे लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, और कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होती है उस पे फोर्स बैलेंस होता है। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होती है तो फोर्स बैलेंस होता है। ये समझाने में तो मेरा ही पानी निकल गया था, इतना मुश्किल से तो समझाया तो फिर भूल गया। कांस्टेंट वेलोसिटी यहां लिखा है ना 2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी सर ध्यान नहीं गया, तो बाबू जलेला तेरा कहां रहता है ध्यान? यही बोलते तो गलती कर देते हो। एफबीडी ऑफ सी, अब सी का एफबीडी बनाओगे तो नीचे एमजी और ऊपर टीसी, इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा? सर रॉन्ग। बहुत बढ़िया बेटा, रॉन्ग तो हो गया। क्या रॉन्ग कर दिया बेटा मैंने? 5, अच्छा ये रॉन्ग बोल रहा होगा अरे रामलाल प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोटी सी बात है। यहां तो 500 न्यूटन ही ने लिखा है मैंने, रॉन्ग। चलिए देख, अब बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा? सर अब सी बात है, नीचे एक्सीलरेट हो रहा है तो नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देख लो, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है। तो इसको लिखोगे तुम mg माइनस टीसी बराबर ma, तो टीसी बराबर हो जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो हो जाएगा mg माइनस ma, तो m कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा g माइनस a। मास की वैल्यू बोलो साहब, मास की वैल्यू क्या होगा? मास की वैल्यू क्या होगा? तो मास आपका आ जाएगा, बहुत सही बेटा बहुत सही, मास आ जाएगा आपका, मास की वैल्यू बताओ कितना है? मास कितना? 40 केजी। अच्छा चलो 40 और मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 10 माइनस से 1 जाएगा, सॉरी 9, 360 न्यूटन। एमजी ज्यादा हुआ ना, तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाला फोर्स बड़ा ऊपर वाला फोर्स ऐड कर देंगे, तो तीनों का सम कर दो तो 1580 न्यूटन आ जाएगा। तीनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 1580 न्यूटन, 1580 न्यूटन। चलो, इसी क्वेश्चन का मुझे इंतजार था बहुत लंबे समय से, इसी क्वेश्चन का इंतजार था। ये है बेटा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। इसमें मैं तुम्हें ऐसा चीज सिखाऊंगा ना कि तेरा आंख 4 सेंटीमीटर बाहर आएगा, इस बार 4 सेंटीमीटर बाहर आएगा, मजा आ जाएगा। तो बोलेगा सर m2 is greater than m1. If m2 is greater than m1, then find acceleration of m1 and m2 and tension in string. दो ऑब्जेक्ट लिया है ना, देख बेटा अच्छे से, दो ऑब्जेक्ट लिया m2 m1, इसको इस रस्सी से ऐसे कनेक्ट किया और इस पुल्ली के ऊपर से होते हुए फिर नीचे ले आया। स्ट्रिंग एंड पुल्ली इज आइडियल, स्ट्रिंग एंड पुल्ली इज आइडियल, ठीक बेटा, स्ट्रिंग एंड पुल्ली इज आइडियल, स्ट्रिंग एंड पुल्ली आर आइडियल। आइडियल का मतलब है कि फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, है ना, फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं यहां पे, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। तो बोला है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा सिस्टम का, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग स्कूल वाला मेथड पढ़ेंगे, किताबों वाला, एकदम स्कूल वाला, जो तुमने बेसिक एकदम पढ़ाया जाएगा तुम्हें स्कूल में। क्या देखते हो तुम्हें बताया जाएगा कि देखो m2 का अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे m2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है बेटा, और कांटेक्ट फोर्स यहां पे ऊपर लगेगा, सॉरी कांटेक्ट पे टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा, और यही स्ट्रिंग घूम घूम के यहां आया है। देखो m2 पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे m2g और यहां टेंशन t। और जब आप बात करेंगे इस m1 का, तो m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कितना? m1g, और इसी m1 पे टेंशन फोर्स कांटेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा? t। अब m2 का एफबीडी बनाएंगे फॉर m2 भारी ऑब्जेक्ट है ना, भारी है थोड़ा सा, m2 का मास ज्यादा है, तो जितने एक्सीलरेशन से m2 नीचे गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरेगा, उतने एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रस्सी से बंधा है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा बेटा। देखो एक ही स्ट्रिंग से यहां के बीच कनेक्टेड है, जैसे जैसे नीचे गिरेगा ए एक्सीलरेशन से, ये ऊपर उठेगा ए एक्सीलरेशन से। क्लियर बात है? हाँ, तो देखो इस पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, m2g या t? सर इस पे m2g ज्यादा होगा,
है ना, M2G ज्यादा होगा, तो नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ T। तो आप लिखेंगे कि M2G माइनस T बराबर M2 इंटू एसिलेशन है। इसको देख लीजिए ध्यान से, बच्चे को सबसे ज्यादा यहां पे दिक्कत आता है कि सर नीचे हम प्लस लेंगे ऊपर हम माइनस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। ऊपर प्लस लेंगे नीचे माइनस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम बताओ मुझे कि M2 नीचे जा रहा कि ऊपर जा रहा? सर नीचे जा रहा। जिधर ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट होता है उसकी तरफ फोर्स ज्यादा होगा, तो आप मानेंगे नीचे फोर्स M2G ज्यादा होगा T के कंपेयर में। तो नीचे लिखेंगे M2G को T से सबट्रैक्ट करेंगे, तो M2G माइनस T। क्या लिखेंगे बेटा? M2G माइनस T। हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर, M2G माइनस T, नीचे का फोर्स ज्यादा है। अब यहां पे कौन ज्यादा होगा, T या M1G? तो भाई साहब पक्की बात है, ये नीचे से ये नीचे जाएगा ऐसे तो ये ऊपर उठेगा ऐसे, ये नीचे जाएगा ऐसे तो ये ऊपर उठेगा ऐसे, ये नीचे जाएगा ऐसे ये तो ऊपर उठेगा ऐसे। तो यहां पे आप लिखेंगे T माइनस M1G फॉर M1। क्या लिखेंगे? T माइनस M1G बराबर M1 इंटू एसिलेशन A। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, इसको यहां चिपका दीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा T माइनस M1G बराबर M1 इंटू ये इक्वेशन आ गया दूसरा। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं है। ठीक साहब, चलिए अब आपको क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। जैसे अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा M2G माइनस M1G बराबर M1 A कॉमन निकाल सकते हैं, तो M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा। देखिए ना बेटा, इन दोनों टर्म को यहां जोड़ के लिख दिया। तो एसिलेशन क्या आ जाएगा? एसिलेशन आ जाएगा M2 G कॉमन निकाल लो, M2 माइनस M1 बटा इसको नीचे ले आओ M1 प्लस M2 इंटू G। ये एसिलेशन आ जाएगा। सर ये एसिलेशन आ गया, बहुत आसान है, कई बच्चों ने निकाल लिया होगा। M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ये एसिलेशन टाइम पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? ये एसिलेशन टाइम पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा? पहले बताइए, ये एसिलेशन टाइम पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा? सॉरी यार, नॉट टाइम। हाँ, ये भी बढ़िया सवाल है, ये एसिलेशन टाइम पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? क्योंकि मैं क्या बोलूं यार, मैंने सामने देखा टाइम अप, छुट्टी ओपी, उसको देख के मुझे टाइम दिख गया। समय खराब कर देते हो यार तुम टेम्परामेंट और समय दोनों खराब कर देते हो। चलो लेकिन अच्छी बात समझ में आई, ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि कि इस पे कांस्टेंट फोर्स M2G लग रहा, टेंशन कांस्टेंट है, M1G कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है ना। देखो एक्सेलरेशन A बराबर M2 फिक्स, M1 फिक्स, M2 M2 फिक्स है, G फिक्स है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मुझे जो बोलना था वो ये बोलना था, है ना, मुझे ये बोलना था कि ये जो एक्सेलरेशन वो टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक्सेलरेशन टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा टेंशन? क्योंकि अगर आप पूरे सिस्टम को एक यूनिट मान लोगे तो यहां पर जो टेंशन ऊपर लग रहा है और यहां पे जो देखो ये मोशन के अपोजिट लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे मोशन के अपोजिट लग रहा है और ये मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है, तो टेंशन फोर्स अभी भी इसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो तुम्हारा स्कूल वाला मेथड हो गया, हमने ड्राइव कर दिया। कोचिंग में क्या कराते हैं? देखो कोचिंग में क्या कराते हैं, कोचिंग में कराते हैं कि देखो बेटा ऐसा है कि इस लाइन पे ये नीचे गिर रहा है, इस लाइन पे ये ऊपर गिर रहा है, तो एक काम करो, इमेजिन करो, एज्यूम करो कि मान लो यहां पे है तुम्हारा M2 और यहां पे है तुम्हारा M1। एज्यूम कर लो। सर सीधा मान ले? हाँ सीधा मान लो, क्योंकि दोनों का मोशन एक लाइन पे ही तो हो रहा है। ये धीरे धीरे जैसे से नीचे गिरेगा ये वैसे वैसे ऊपर उड़ रहा है और हमें दूसरे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो देखो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन से ऊपर उठेगा, तो इसको सीधा मान लो। सीधा मानोगे तो मोशन की डायरेक्शन में मोशन करा कौन रहा है? M2G। हाँ सर M2G करा रहा है, और M2 पे पीछे की तरफ मोशन के अपोजिट में एक टेंशन लग रहा है। ठीक, यहां पे मोशन के अपोजिट में ऊपर टेंशन, देखो ये टेंशन लग रहा है, सॉरी मोशन के डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है यहाँ पे T, और पीछे लग रहा है बेटा M1G। तो आप यहां पे देख के बता सकते हो कि अगर मैं दोनों को एक साथ चिपका लूं तो आगे का फोर्स M2G, ये टेंशन M1 और M2 दोनों सिस्टम मान लेंगे तो इंटरनल हो जाएगा, पीछे M1G। तो नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? नेट अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास। तो नेट अनबैलेंस फोर्स जो मोशन करा रहा है वो हो जाएगा M2G माइनस M1G बटा नेट मास सिस्टम का क्या होगा? M1 प्लस M2। ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। हाँ या ना में जवाब दीजिए।
दोनों टी सेम कैसे हुआ? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बेटा। देखो ये स्ट्रिंग यहां पे ऐसे ले गया, धीरे 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 ये स्ट्रिंग को ऐसे घुमा घुमा के यहां लाया, तो एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी सेम होगा। ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी सेम नहीं होगा। कौन से स्ट्रिंग में? ये जो ऊपर सरफेस से पुल्ली के बीच में लगा है, तो दूसरा रस्सी है ना। एक रस्सी में, एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है। तो एक स्ट्रिंग जो M2 को यहां कनेक्ट कर रहा था, वही घूम के पुल्ली के थ्रू इसको कनेक्ट किया है। ठीक समझ आया? हां चल, अब मैं तुम्हें अपना तरीका सिखाता हूं। अपना तरीका सिखाता हूं। देख, एक्सीलरेशन का कई सारा फॉर्मूला होगा, M2 माइनस M1 बटा। अपना तरीका बेटा कॉम्पिटेटिव तरीका है ना। अपना तरीका क्या है? कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम अब नीट का एग्जाम देंगे, तो नीट में क्या होगा साहब? सर नीट में 4 ऑप्शन होंगे, तो हम आपको सिखाते हैं ऑप्शन से खेलना। आज हम आपको कितना अच्छे तरीके से ऑप्शन से खेलना आपको सिखाया है, जहां पे आप सवाल देख के सीधा आंसर टिक कर लेते हैं। जहां पे आप सवाल देख के सीधा आंसर टिक कर लेते हैं, आपको मैंने सिखाया है ऑप्शन से खेलना। ठीक है साहब, ऑप्शन से खेलना। चलिए, तो ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, मान लीजिए ये 3 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक, ओके सर। इस टाइम ऑफ MR, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब मैं अगर ये सब्जी वाले को भी बोलूं ना, सब्जी वाले भैया, वो भी तो तराजू में ऐसे ही होता है उनका तराजू। सब्जी वाले भैया को बोलो, सब्जी वाले भैया एक बात बताओ, ये M2 और ये M1 है। M2 ज्यादा इसलिए नीचे गिर रहा है। अगर M1 M2 बराबर होता तो, अगर M1 M2 बराबर होता तो क्या होता? तो सब्जी वाले भैया कहते हैं अगर M1 M2 बराबर होता तो ये रुक जाता, बैलेंस हो जाता, एक्सीलरेशन 0 होता। तो तभी बच्चा कहता है सर कैसे होता? सवाल में तो दिखा है M2 बड़ा है, तो कितना बड़ा है बता? M2 कितना ज्यादा है मास उसका? M2 का मास कितना ज्यादा है? सर ज्यादा है, पता नहीं कितना ज्यादा है। तो जब पता नहीं तो क्या कर रहा है? बराबर भी हो सकता है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि M1 इज इक्वल टू M2, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आना चाहिए? इफ M1 बराबर M2 देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? इफ M1 बराबर M2 देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? इफ M1 बराबर M2 देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? सर अगर दोनों मास बराबर हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, एक्सीलरेशन तो 0 होना चाहिए। इफ M1 बराबर M2 देन एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 0। बहुत बढ़िया, बस यही सुनना था मुझे। देख, अगर यहां पे 5 kg का ऑब्जेक्ट है, यहां 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो चलेगा कि रुक जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा। एक का मास ज्यादा, एक का मास कम हो तभी तो चलेगा। तो सर अगर आप यहां पे ऐसा सोचो, MR स्टार क्या कहता है कि इफ M1 बराबर M2, सर अगर M1 बराबर M2 तो एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। हां, अब यहां पे 4 ऑप्शन में हम रख के देखते हैं। 3 ही ऑप्शन लिखा मैंने। यहां पे M1 बराबर M2 रखोगे तो एक्सीलरेशन 0 आ रहा है, यस आ रहा है। यहां पे M1 बराबर M2 रखोगे तो ऊपर आएगा 2m, नीचे आएगा 0, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो ये तो गलत हो गया सर। अगर M1 बराबर M2 है तो एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए, ये इनफाइनाइट आ रहा है, पागल बना रहा है। यहां पे M1 बराबर M2 रखोगे तो ये भी गलत आ रहा है, ये भी 0 नहीं आ रहा, मतलब ये गलत होगा। चौथा ऑप्शन लिखोगे वो भी गलत आ जाएगा, पक्की बात है। तो सर क्या कह रहे हो? कह रहा हूं कि अगर M1 बराबर M2 होगा तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, और जिस ऑप्शन में 0 होगा वही आंसर होगा। हमारा ऑप्शन आया भी है ये वाला, M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू जी। अब बताओ कि शानदार मोक्ष मिला कि नहीं मिला? शानदार मोक्ष मिला कि नहीं मिला? एकदम शानदार जोरदार मोक्ष मिला कि नहीं मिला? अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन से दोनों सही हो जाएगा बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन भी लगा सकते हैं। ये तो डायमेंशन भी रॉन्ग है, इसमें डायमेंशन रॉन्ग। तुमसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है लेकिन यहां पे डायमेंशन फोर्स कर दिया हुआ है, तो यहां पे डायमेंशन भी रॉन्ग है, यहां पे डायमेंशन भी रॉन्ग है, यहां पे डायमेंशन भी रॉन्ग है। ओके, यहां पे डायमेंशन भी रॉन्ग है। अब बारी आएगी टेंशन की। टेंशन कैसे निकाला जाए? तो बेटा कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, यूजिंग इक्वेशन 1। पिछले स्लाइड पे यूजिंग इक्वेशन 1 ये था इक्वेशन, M2G माइनस टी बराबर M1A। ठीक है बेटा, एक ऐसे वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक छोटा सा होमवर्क है, प्लीज इसको पूरा करके आइएगा। टेंशन आ जाएगा आपका 2M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू जी, ये आ जाएगा आपका टेंशन का वैल्यू। ये आप थोड़ा सा इक्वेशन में
आप यहां पे इस रिलेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और मैं नहीं कराऊंगा। आप खुद से करिए इसको, यहां पे इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए, द अरेंजमेंट शोन द मास m विल असेंड विथ एन एक्सेलरेशन पुली एंड रोप ऑफ द मास। सुनो, यहां पे क्या है कि कोई ब्लॉक नहीं लगा है, यहां पे m मास का खुद ब्लॉक है, इधर कोई ब्लॉक नहीं लगा है, डायरेक्टली फोर्स लगा है यहां पे 3/2 mg। तो देखो ब्लॉक नहीं है ना, डायरेक्टली फोर्स यहां पे लगा है 3/2 mg, तो यहां पे टेंशन में हर जगह उतना ही फोर्स होगा। तो यहां पे टेंशन फोर्स जो रिस्ट्रिंग में होगा, जितना रस्सी से खींचोगे उतना ही होगा, ये हो जाएगा 3/2 mg। और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, 3/2 mg है, नीचे mg है, तो ऊपर एक्सेलरेट होगा, ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा 3/2 mg और नीचे फोर्स है सिर्फ mg बराबर ma। जल्दी जल्दी में करा रहा हूं बेटा, आसान है इसलिए। तो 3/2 mg में से mg घटाओगे तो mg/2 आएगा, इज इक्वल टू ma। m से m कैंसिल होगा, a बराबर आ जाएगा बेटा g/2। a बराबर क्या आ जाएगा, g/2। टाइम्स अप। ओके, एक सवाल मैं कराना चाहता हूं, जब इस तरह का कुछ सवाल हो ना और तुमसे सिलेशन पूछे बेटा, तो घबराना नहीं, इन दोनों ब्लॉक को एक मान लो इधर वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये m2 के जगह पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा m1 के जगह पे। क्योंकि देखो रस्सी से बांधा है तो ये रस्सी में कुछ टेंशन होगा, मैं मानता हूं, लेकिन इन दोनों को एक यूनिट मान लो, ये m2 के जगह पे मान लो और ये m1। डायरेक्ट यहां पे सिलेशन का फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। हाँ, ये मुझे कराना था एक बार, मैं फटाफट करा देता हूं। ये m2 है, ये m1 है, सरफेस स्मूथ है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एकदम जल्दीबाजी करोगे तो फील नहीं आएगा, स्कूल वाला मेथड कर देता हूं मैं। चल हटा, m2 पे नहीं बताऊंगा, तू छुट्टी बोल ना, बोल दिया ना, नहीं बताऊंगा। अब देख, नहीं बताऊंगा। m2 पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m2g, ऊपर लगेगा t। तुम्हें एक बार समझ नहीं आ रहा है कि तू किससे पढ़ रहा है, दिमाग किसी दिन खराब होने दे तब मैं बता दूंगा। सर इसका क्या मतलब है, आप कभी तक पढ़ाओगे? हाँ बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, जब मन करेगा तब तक पढ़ाऊंगा। लिख दिया ना छुट्टी। अब देख तू, यही रस्सी यहां से जाके इससे कनेक्ट है, तो जब मैं इसका एबीडी बनाऊंगा तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg और ऊपर t, नीचे की तरफ ये एक्सीलरेट करेगा, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ इस पे t लग रहा है। वर्टिकल फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा तो m2g ज्यादा होगा, तो हम इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस t। देखो नीचे फोर्स m2g, ऊपर t, तो नेट फोर्स नीचे बनेगा क्योंकि नीचे एक्सीलरेट हो रहा, इज इक्वल टू m2a। आगे की तरफ है टेंशन t और आगे की तरफ ही m1 मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा ये। जितने से ये नीचे गिरेगा उतने से ये कहां जाएगा, आगे जाएगा, उतने से ये आगे जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो t से ये t कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आपका सिर्फ m2g और इधर a कॉमन निकालेंगे, ऐड कर रहे हैं ना दोनों को, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ले, तेरी औकात इतनी है, यही सिखाऊंगा। हाँ छुट्टी ना दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं, ले छुट्टी ले। आगे की तरफ टेंशन t लग रहा है, तो यूजिंग इक्वेशन 2, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यूजिंग इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो t बराबर है m1 इंटू ए। यहां पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ये निकाला है, तो टेंशन आ जाएगा m1 और a की वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे, तो ये है आपका m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया। ये मैंने बहुत अच्छे से एबीडी बनाना आपको सिखाया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एबीडी बनाना सिखाया है, मैंने ये सॉल्व कर दिया है ना। बस धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए जाइए, निकलिए यहां से, फटाफट निकलिए यहां से।